गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और जहां रहें खुश रहें। लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूं फिजा, गर्मियों की सबसे अच्छी चीज़, वैसे तो गर्मी में कोई भी नहीं चाहता कि गर्म मौसम के अंदर इस तरह रहे, लेकिन गर्मियों की एक चीज़ सबसे अच्छी लगती है। पहले आप बताएं क्या है? गर्मियों की धूप सबसे अच्छी लगती है। माशाल्लाह, गर्मियों की धूप। गर्मियों की सबसे अच्छी जो सौगात है वो है आम। फ्रूट्स, ओके। और आम फ्रूट्स तो के फलों साथ का आम बादशाह तो है, फलों का yes। बादशाह है। हाँ। और वैसे भी आम एक सिर्फ फल का नाम नहीं है, ये तो एक तहजीब का नाम है। और आम ने वो काम कर दिखाए हैं जो बड़े बड़े लोग वो काम नहीं कर सके हैं। मैंगो पार्टी करके मैं मैंगो कहती हूँ नाराज डिप्लोमेसी। लोगों को कैसे मिला देते हैं मैंगो पार्टी से। गर्मियों के अंदर आम से बेहतर तोहफा हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये मैंगो डिप्लोमेसी इतनी कामयाब तरीन डिप्लोमेसी है, हाँ। इतनी कामयाब और है। पाकिस्तान के मैंगोस की डिमांड कितनी ज्यादा है दुनिया भर में पाकिस्तान के भरे। मैंगोस की बहुत, और इसका हमें मुजाहरा पहले भी देखने को मिला। बल्कि आपको याद हो 60 की दिहाई में चाइना के साथ जो हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हुए थे, शुरू से ही चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हैं, इसकी बुनियादी वजह भी मैंगोस थे। और इसकी तमहीद बांधने का मकसद ये है कि आप सब जानते हैं कि सदर तैयब उर्दवान दोबारा से मुंतखब हुए हैं तीसरी दफ़ा, और उनकी तकरीब हलबरदारी थी। वहाँ पर पाकिस्तान से जो हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको भी दावत दी गई थी कि वहाँ पे हलबरदारी की तकरीब में मौजूद हों। तो वहाँ पर ये जो आप गुफ्तगू देख रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं तैयब उर्दवान, तो शहबाज शरीफ साहब ने जहाँ पर उनके साथ उनको मुबारकबाद दी, उनके सदर बनने पर नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और वहाँ पर उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए मैंगोज लेकर आया हूँ पाकिस्तान और से। फिर उन्होंने उनकी मैसेज से भी बात की। अच्छा, सोशल मीडिया पर ना ये बड़ी मजे की वीडियो चल रही थी। और अच्छा है ना, पाकिस्तान के रस भरे मीठे मीठे आम वैसे ही बहुत ज़्यादा फेमस है और डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने ना आपस में जिसमें दोस्ती यारी होती है ना, फिर आप बेतकल्लुफ हो के जो है वो आम गिफ्ट कर देते हैं। कुछ लोगों को रास आ जाते हैं मीठे मीठे। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने उनको कहा कि मैं आम लेकर आया हूँ आपके लिए, आधे हमारी बहन के लिए और आधे आपके लिए। इस पर तैयब उर्दवान मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि पाकिस्तान के आम बहुत मीठे और लजीज होते हैं। उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया। ट्रांसलेटर थी। अच्छा, वो मिसेस उर्दगान बड़ा खुश हुई, तो उन्होंने बड़ा शुक्रिया अदा किया शहबाज शरीफ का। और जहाँ पर अब देखें दो ममालिक के दरमियान दोस्ती है, और भी कितने वज़राए आज़म आए होंगे, कितने सरबराहाने मुमलिकत आए होंगे, लेकिन जहाँ पर दोस्ती यारी होती है ना, तभी आप इतना बेतकल्लुफ होकर एक दूसरे से गुफ्तगू ऐसे कर सकते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब ने ये आमों का तोहफा जो है वो पेश किया तैयब उर्दगान को, और पाकिस्तान के मीठे मीठे आम, इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान और जो तुर्किया की दोस्ती है वो इसी तरह मीठी मीठी रहे और इसी तरह आमों की तरह मीठी मीठी आमों रहे। की तरह मीठी और मीठी 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 है भी। और सबसे अच्छी चीज़ आमों की ये लगती है कि आम, मेरा ख्याल है शायद वाहिद फल ऐसा है जिस पर सबका इत्तफाक है, मतलब सबको ही दिल करता है, सबको ही आम अच्छे लगते हैं। तो ये थी मैंगो डिप्लोमेसी जिसका मुजाहरा आपको भी बहुत ज्यादा आम बहुत आम किसको पसंद नहीं है? मतलब मेरा ख्याल है कि वो शख्स बहुत ही बेजोक होगा जिसको मैंगोस पसंद नहीं होंगे। खैर, ओह माय गॉड, नहीं, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अब सबको नहीं भी पसंद होते सब, क्योंकि मेरा मुझे ख्याल है बहुत सबको ज्यादा पसंद नहीं, मुझे नहीं पसंद। खैर, आगे बढ़ते हैं जी। आगे हम बात करते हैं सियासत की। हम मीठे मीठे आमों से निकलते हैं और कुछ खट्टी मीठी सियासत की बात करते हैं। तो हमारी जो सियासत है ना, वो एक अजीब से, अच्छा, इतनी सनसनी है हमारी पॉलिटिक्स में कि डेली आप उठो, सुबह उठ के आपको लगता है कि शायद अब मामला सेटल डाउन हो गए हो, आप कुछ सूरत बेहतर हो गई हो, लेकिन ये पता चलता है पीटीआई से इतने लोग छोड़ गए हैं। और फिर जो पीटीआई से छोड़ के गए हैं वो नून लीग में तो नहीं, खैर ये वैक्यूम नून लीग को कवर करना चाहिए था, लेकिन आसिफ अली जरदारी जो कि लाहौर में थे, तो सारे जाके मिल गए हैं आसिफ अली जरदारी के साथ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर दिया है। लेकिन जहांगीर तरीन इस्लामाबाद से लौटे हैं, किन उम्मीदों के साथ, क्या उन्हें कब, क्योंकि बड़ी बड़ी मुलाकातें हो रही थी। और फिर एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक था जो कि पीटीआई के पहले ही एक धड़ा अलहदा हो गया था, जब इमरान खान स्टिल इन गवर्नमेंट गवर्न कर रहे थे वो, तब भी वो अलहदा हो गया था। अब वो ये है कि होगा क्या। एक तरफ है आसिफ अली जरदारी जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं जनूबी पंजाब के अंदर, और दूसरी तरफ है जहांगीर तरीन। और जहांगीर तरीन साहब के पास अभी तक आई गेस कोई भी जो पीटीआई छोड़ के गए हैं वो अभी जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत इख्तियार की नहीं है। शमूलियत तो नहीं की, बट राब्ते में है। जिस तरह सरदार तनवीर इलियास जो कश्मीर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन्होंने खैरबाद कहा है, उनकी मुलाकातें हुई हैं। और दूसरी जानिब शनीद ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं उनको शमूलियत इख्तियार करने जा रहे हैं। बल्कि जो वस्ती पंजाब के सदर हैं राना फारूक सईद पीपल्स पार्टी के,
उन्होंने 30 लोगों की फहरिस्त आसिफ जरदारी साहब को दी है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। अब देखते ये हैं कि आसिफ जरदारी साहब किस हद तक, वैसे तो उनको सियासत का बेताज बादशाह कहा जाता है, लेकिन अब देखना ये है कि किस हद तक आसिफ जरदारी साहब इन लोगों को अट्रैक्ट कर पाते हैं। तरीन ग्रुप है उसका होगा क्या, इस ग्रुप का नाम होगा क्या? अभी पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है और अभी जो है ना सुनने में आ रहा है कि 2-3 नाम हैं। पाकिस्तान इंसाफ पार्टी के नाम से है या फिर अवाम दोस्त पार्टी है, इसके अलावा डेमोक्रेटिक पार्टी का नाम भी ज़ेरे गौर है कि इन तीनों नामों में से कोई एक नाम होगा। सवाल फिर यही है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोट बैंक है ये किस पार्टी के पलड़े में जाएगा? क्योंकि नून लीग भी है, फिर तरीन साहब की जो पार्टी बनेगी वो उनको ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएगी, या फिर आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो किस हद तक कामयाब होते हैं, या फिर हाशिम डोगर साहब जो है उनका भी एक हम ख्याल ग्रुप के हवाले से बातें सामने आ रही हैं बना है, तो वो किस हद तक इन वर्कर्स को अपनी तरफ लाने में कामयाब होते हैं, तो ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। अच्छा, ये बड़ी हाशिम डोगर साहब जो कि वज़ीर दाखिला पंजाब भी रह चुके हैं, आप ये देखें कि ये वो तमाम लोग हैं जो कि सिर्फ इमरान खान और बल्ले के वोट पर सब आए थे। मुराद राज साहब इज़ नॉट दैट पॉपुलर लीडर कि अगर वो अब इलेक्शन लड़ते हैं तो शायद वो उनको ना इस तरह से उन्हें हल्के में इतने वोट ना मिले। दिस इज़ माई अजम्पशन। फिर ये हाशिम डोगर साहब और इस तरह के और बहुत से लोग हैं जिनको अगर वोट मिला है तो वो खान की वजह से जो PTI सपोर्टर हैं वो इनको वोट डाल रहे हैं। तो अब ये जो एक हम ख्याल ग्रुप बनना, फिर एक तरीन साहब का एक अलग फॉरवर्ड ब्लॉक बनना। अच्छा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इतनी अच्छी वर्किंग की है कि उन्होंने पहले लिस्ट बनाई जनूबी पंजाब के अंदर कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार करना चाहते हैं, किनको हम टिकट देंगे, और फिर उनकी पास हिस्ट्री कि इनका हल्के में कितनी ज़्यादा मकबूलियत है, क्योंकि एक उम्मीदवार की अपने हल्के में मकबूलियत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटलीस्ट कोई 10-12 हज़ार वोट वो अपनी मकबूलियत की वजह से भी लेकर आ सकता है। एक तो पार्टी के टैग की वजह से मिल सकता है, दूसरा अपनी मकबूलियत की वजह से भी ला सकता है। तो उनका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक किया गया, फिर उनकी सियासी वाबस्तगी के 60s में 70s में वो किस तरह से पीपल्स पार्टी के साथ चले हैं, तो ये सारी चीज़ें साथ जो है ना अब यही चीज़ सवालिया निशान है कि कौन वर्क अट्रैक्ट कर पाएगा, वोटर्स को अपनी तरफ खींचने में कामयाब होगा। इसी पर बात करेंगे। सीनियर तजज़ियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या कहेंगे, बड़ी बड़ी सियासी जमातें करवटें ले रही हैं और मारिज़ वजूद में आ रही हैं। आप समझते हैं कि PTI का जो वोटर है, जो PTI के बाद 9 मई के वाक़े के बाद PTI से अलग हुआ है या अपनी राहें उसने अलग की हैं, कौन सी पार्टी में इतना पोटेंशियल है या अट्रैक्शन है ऐसी कि वो इन वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने में कामयाब हो जाएंगे? एक तो ये बात है कि ये हम बुनियादी असूली बात को समझना चाहिए कि PTI के वोटर्स ने PTI से राहें अलग नहीं की है। ये तो इंतखाबात में पता चलेगा। हाँ, PTI से जुड़े हुए जो इलेक्टेबल थे उन्होंने अपनी राहें जुदा की हैं। और ये जनूबी पंजाब की अगर हम बात करें तो ये जनूबी पंजाब महाज जिस तरह बनाया गया वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और उस महाज के बनाने के लिए किस किस तरीके के हरबे इस्तेमाल हुए वो भी तमाम हम लोगों को इल्म में है। तो ये जो जनूबी पंजाब का एक धड़ा था जो PTI से जाके मिला था या मिलाया गया था, अब वो जाहिर है इमरान खान के साथ नहीं है। अब जब वो नहीं है तो असल लड़ाई जहांगीर तरीन खान और आसिफ जरदारी में है कि कौन इन लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन इसलिए बहुत बेहतर है कि पीपल्स पार्टी माजी में जनूबी पंजाब की ताकतवर तरीन पार्टी रही है और पीपल्स पार्टी के रूट्स भी हैं। फिर पीपल्स पार्टी का वहाँ वोट बैंक है, एक ऐसा वोट बैंक है जो पीपल्स पार्टी से नाराज होके PTI की तरफ कन्वर्ट हुआ था। तो ये आसिफ अली जरदारी और जहांगीर तरीन खान के दरमियान एक मैच है। दूसरी जगह जहांगीर तरीन खान है जिनका ऑलरेडी बहुत PTI में माजी में भी इन्फ्लुएंस रहा, फिर जो विकटें गिरती थी उनको इकट्ठा करके लेके आना भी जहांगीर तरीन के हाथ में था। तो वो जनूबी पंजाब की जो नफ्सियात है और जो वहाँ के इलेक्टेबल्स हैं उनको बहुत अच्छी तरह समझते हैं और जिस तरह वो मेहनत कर रहे हैं। फिर अगर असल बात तो ये है कि दुल्हन वही जो पिया मन भाई, तो पिया जिसको चाहेगा
उसकी तरफ ये सारे राग़िब हो जाएंगे। और इलेक्टेबल्स का सर काम ही यही है कि जहां पर देखते हैं वजन ज्यादा उसी पलड़े में चले जाते हैं। सर ये बताएगा, नून लीग वो इस वैक्यूम को तो उससे कवर करना चाहिए था ना, आखिर शेर पंजाब का गढ़ कहा जाता है, और फिर ये था कि मुस्लिम लीग नून जो है मरीम नवाज की क़यादत में आगे बढ़ रही है, तो ये नून लीग के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक नहीं है? नहीं, उनके लिए ड्रॉबैक इसलिए नहीं है कि ये जिन इलेक्टेबल्स के ऊपर लड़ाई हो रही है वो पीटीआई नून लीग का हिस्सा रहे ही नहीं है, और ये खास एक ग्रुप है, एक खास लोग हैं जो हमेशा से पीपल्स पार्टी या पीटीआई के साथ जुड़े रहे हैं। नून लीग के साथ भी कुछ लोग रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आने वाले इंतखाबात में जहाँ पे माइनस इमरान खान इंतखाबात होंगे, वहाँ ही कोई नून लीग को भी सच इस तरह का कोई वो नहीं मिलेगा खुला मैदान कि वो जिसमें कहें कि शेर आएगा और शेर आके सब कुछ समेट के ले जाएगा। इस तरह नहीं होगा। और जो जनूबी पंजाब का वोट है वो पीपल्स पार्टी और जहांगीर तरीन खान के दरमियान ही तक। अच्छा राना साहब, चलें वहाँ की तो समझ आती है क्योंकि जनूबी पंजाब में ज़्यादातर इलेक्टेबल्स की सियासत होती है। अर्बन एरियाज़ की बात करें, लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्या लगता है किस तरह का माहौल होगा? देखें, बतौर सहाफ़ी जो मैं महसूस करता हूँ कि इमरान खान को तो इंतखाबात नहीं लड़ने दिया जाएगा, और जब वो माइनस होंगे तो फिर जंग होगी उस जायदाद के ऊपर जो इमरान खान छोड़ेंगे। उसके 3 हिस्सेदार होंगे, एक तरफ पीपल्स पार्टी होगी, दूसरी तरफ जहांगीर तरीन खान होंगे, और तीसरी तरफ खुद पीटीआई की जो लीडरशिप जिन्होंने खुद को या तो अलहदा कर लिया या जो इमरान खान के बाद उस लेगेसी को लेके चलने का दावा करेंगे। तो ये 3 हिस्सों में तकसीम लोग होंगे, और इसमें ही वोट बैंक जो है वो तकसीम होगा। मुझे नहीं नजर आता कि नून लीग को इस वोट बैंक के टूटने का कोई फायदा होगा, क्योंकि पीटीआई के अंदर अक्सरियत ऐसे वर्कर्स की और ऐसे लोगों की रही है जो पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहे, और सिर्फ इसलिए पीटीआई से जाके मिले कि पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से वो मियां बरादरान को नहीं हरा सकते थे, तो वो पीटीआई से जाके मिल गए। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है और उसमें इमरान खान को माइनस किया जाएगा, तो उसके बाद वो वोटर और गुस्से में आएगा, और वो गुस्से में आने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो नून लीग का रुख करेगा। तो सर यही बात आपने पहले भी बोला कि इमरान खान को अगर माइनस किया जा रहा है, पीटीआई के जो लोग हैं वो इन्हें छोड़कर गए हैं, बट सर स्टिल जो बाकी लोग बचे हैं, जो पीटीआई के वोटर्स हैं, वो तो फिर चेयरमैन पीटीआई के अलावा किसी और को वोट देंगे नहीं ना, चाहे वो पीपल्स पार्टी में चले जाएं, चाहे वो नून लीग में चले जाएं, चाहे वो जहांगीर तरीन टाइप अलग से ग्रुप बन जाए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन ना एक वोट ऐसा होता है, खामोश वोट, जो किसी एक से हमदर्दी तो रखता है, लेकिन अगर उसे ड्राइव किया जाए तो वो जिस तरफ उसे ड्राइव करें उस तरफ चला भी जाता है। तो वो मैं उस वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ मैं एक बात जरूर करना चाहूंगा, जो मौजू है जिसमें हम बता रहे हैं कि ये इलेक्टेबल्स उधर चले जाएंगे, इलेक्टेबल्स उधर चले जाएंगे। मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इखलाक भी कहीं स्टैंड करता है, कोई असूली मौक़िफ़ भी स्टैंड करता है, कोई आइडियोलॉजी भी स्टैंड करता है, या हम सब बिकाऊ माल हैं या उड़ते हुए पंछी हैं, जिस छत पे दाना पड़ा नजर आएगा हम वहां पे चुगने चले जाएंगे, या जहाँ पे हमें हम डार के डार, जैसे आप कभी निकले दाता साहब इधर उधर तो देखते हैं ना कि वो तोते और इस तरह के जानवर उन्होंने पकड़ के रखे होते हैं लोगों ने, और वो बेच भी रहे होते हैं और उड़ा भी रहे होते हैं लोग उनसे, तो उनके जो मालिक हैं वो जहाँ चाहे उन्हें ले जाएं। तो क्या पाकिस्तान के ये सो कॉल्ड लीडर सिर्फ इनकी औकात इतनी है कि इन्हें ऊपर से जहां से कहा जाए कि उस तरफ चले जाओ तो उधर चले जाएं, या जहां इन्हें मुफाद नजर आए वो वहां चले जाएं? तो मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान में मैनिफेस्टो के ऊपर भी इलेक्शन होता है? कभी किसी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो भी है? या जो इलेक्टेबल का खानदान है जिन्होंने पाकिस्तान की सियासत पर कब्जा किया हुआ है 76 साल से,
और वो उन्होंने इस सतह पे पंजे गाड़े हुए हैं कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरी निज़ाम सिर्फ एक मजाक बन के रह गया है, जिसमें हम जमहूरियत का एक ड्रामा तो करते हैं इलेक्शन का, लेकिन हमें पता होता है कि यही इलेक्टेबल्स हैं जिन्होंने डंडी पट्टी वोट लेने हैं और इनको दिलवा दिए जाने हैं और ये असेंबली में जाके बैठ जाएंगे। ऐसी असेंबलियां, मफलूज असेंबलियां, जहां पे ऐसे लोग बैठे हों जो निजाम को जिनकी वजह से धचके पहुंचते हो, चीनी माफिया हो, घी माफिया हो, आटा माफिया हो, वो गंदुम माफिया हो, जब वो माफिया ही जाके असेंबली में बैठ जाएगा तो मुझे बताएं कि गरीब आदमी के लिए वो क्यों कोई वो काम करेगा। मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ। पिछले 14 महीने में पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे हम महंगाई के, क्या असेंबली में आज तक इस पर डिबेट हुई है? सिवाय इसके कि इमरान खान चोर है और इमरान खान दहशतगर्द है और इमरान खान बुरा है, इसके अलावा क्या कोई एक दिन भी एक बहस हुई जिसमें ये कहा गया हो कि यार इस गरीब आदमियों के जो 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे पास जो वो है तौहीने पार्लियामेंट भी है, तौहीने इदारे भी हैं, तौहीने अदालत भी है, क्या तौहीने अवाम भी है? कोई बिल आज तक पास राना हुआ? साहब, वहां पर तो ऑपोजिशन है नहीं ना, और हुकूमत वाले तो खुद बैठे हुए हैं। हुकूमत वाले कभी अपना मुंह खुद ही काला करेंगे। और जहां तक आप बात कर रहे थे कि यही इलेक्टेबल्स, तो ये जो माफियाज हैं, इन्हीं बिजनेसेस से तो ये लोग वाबस्ता हैं, तो फिर उनको तो अपना बिजनेस चलाने के लिए वो जहां कहेंगे। इसमें हमारी आवाम का भी कसूर है कि वो एक पढ़ा लिखा शख्स, कोई गरीब आदमी इलेक्शन लड़ सकता है, उसको तो वोट ही कास्ट नहीं किया जाएगा। उसमें दो चीजें हैं। देखें, आप कह रहे हैं ना अपोजिशन नहीं है, तो हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें तारीख में राजा रियाज जैसा अपोजिशन लीडर, फ्रेंडली अपोजिशन लीडर, यस, ठीक है ना, और जो ये कहता है कि मैंने इलेक्शन मुस्लिम लीग नून की टिकट से लड़ना है, लेकिन मैं पीटीआई का इस वक्त रुकन असेंबली हूँ और अपोजिशन लीडर हूँ। इससे ज्यादा कोई मजाक निजाम के साथ हो सकता है? इससे ज्यादा कोई भयानक, जिसे कहते हैं अवाम के वोटों की तौहीन हो सकती है, मैंडेट की। तो दूसरी चीज ये है, अवाम की तरफ आप आ जाएं। देखिए, 1 करोड़ 40 लाख, 1 करोड़ 50-60 लाख वोट पड़ता है पीटीआई को, तो लगभग 2 करोड़ वोट पड़ता है बाकी सारी जमातों को, तो ये टोटल 3 करोड़ 3.5 करोड़ बनता है। तो 20 करोड़ पाकिस्तानी तो इस निजाम से नफरत करते हैं, वो तो हिस्सेदारी नहीं है, नहीं है, बिल्कुल, वो तो खामोश बैठ के ये सारा कुछ बिल्कुल सर, ये तो हमारे इलेक्टोरल जो निज़ाम है उसके ऊपर खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। बहुत शुक्रिया राना साहब, इस राना साहब हमारे साथ मौजूद थे और यकीनन एक बहुत से इफ एंड बट्स के साथ ये चीज़ें जन्म ले रही हैं, सवालात भी जन्म ले रहे हैं इस तमाम तर सियासी क्योस में, जहाँ पर तरीन साहब एक्टिव हैं, जरदारी साहब एक्टिव हैं, लेकिन जो एक आम आदमी है, जो एक गरीब आदमी है, जिसको अपनी रोटी रोज़ी के लाले, जो अपने रोज़ी रोटी के घन चक्कर में मुब्तला है, उसको मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा इंटरेस्ट अपनी रोटी और रोज़ी कमाने के, दिहाड़ी से ज़्यादा उसको अपना दिलचस्पी है, असल में जो और फैसले उसके रियल इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जा रहा। रियल इश्यूज़ को एड्रेस कौन करे? क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं इस वक्त जो हुकूमत में हैं, वो सिर्फ इस बात पर है कि एक तो उन पर केसेस ख़त्म हो जाएं और फिर जो उनके ओपोनेंट हैं, जो अपोजिशन में है, उन पर केसेस बनाए जाएं, ताकि जब वो लोग गवर्नेंस में थे और इन लोगों पर केसेस बन रहे थे, किसी का भी डिलीवरी की तरफ ध्यान नहीं है कि सियासी फैसले ना किए जाएं, इस वक्त मुआशी फैसले किए जाएं। जो हमारी मईशत का हाल है, IMF हमें बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जो आगे बजट पेश किया जाएगा, ये बजट IMF के जो पैसे मिलने हैं उसके बगैर पेश किया जाएगा, तो फिर इसमें अवाम दोस्त बजट कैसे पेश किया जाएगा? यहाँ पर फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं, खैर ये तो जब बजट आएगा तब ही देखेंगे हम किस हद तक ये बजट अवाम दोस्त होता है या फिर सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा ही हमेशा की तरह साबित होता है। आगे बढ़ते हैं, और गुज़िश्ता रोज़ आपको पता है खदीजा शाह जो कि इस वक्त 9 मई के वाक़यात की जद में आने के बाद वो जेल में हैं, उनको अदालत में पेश किया गया और उनकी जिस शाहाना अंदाज के साथ उनको अदालत में पेश किया गया, जिस तरीके से उनकी एंट्री हुई, तो इससे बहुत से सवालात लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। क्या ये जो एलीट तबका है हमारा, इसी का हक है उनको प्रोटोकॉल मिले, उनकी तमाम तर चीज़ों का ख्याल रखें? जो आम वर्कर्स हैं उनको घरों में
घरों से उठाया जाता है। और अब ये देखें ना, सिर्फ उनका आने का अंदाज देखें, जैसे एक मलिका साहिबा दरमियान में चल रही हैं और साथ में हजूम है गार्ड्स का, साथ एक में चौकीदार में हैं, वो उनको लेकर आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे नहीं लग रहा कि उन्हें अरेस्ट करके अदालत में लाया जा रहा है। एट फर्स्ट मुझे ऐसा लगा, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे ऐसा लगा वो अपने प्रोटोकॉल के साथ कि जैसे ना ये प्री प्लान करके कोई टिकटॉक की वीडियो शूट हो रही है और वो इस तरह से चल कर आएंगी। लेकिन फिर जब मैंने सोशल मीडिया पर देखा बाकी तमाम लोगों को, फिर मैंने कहा ये तो खतीजा शाह हैं जो कि अदालत पेशी के लिए आ रही हैं, और फिर जो पुलिस वाले हैं उनके साथ वो ऐसे आ रहे हैं कि जैसे वो उनकी हिफाजत के लिए खड़े हैं, उनके बॉडीगार्ड्स हैं। लेकिन मुझे तो हैरानगी है, लेकिन खैर सोशल मीडिया पे तो इससे भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, एक और चीज़ जो इससे वाजे होती है, ख़ास तौर पे जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनकी तरफ से, उनकी पार्टी की तरफ से मुसलसल बार बार ये कहा जा रहा था कि जो जेल में ख़वातीन हैं उनके साथ बहुत ही नारवा सलूक हो रहा है, उन पर बहुत तशद्दुद हो रहा है, उनके साथ खुदा न खास्ता कोई ज़्यादती हो रही है। हमजा की वीडियो एक सामने बिल्कुल, लेकिन जब खदीजा शाह को देखें या फिर जब सनम जावेद या आलिया हमजा जब इनको अदालत में पेश किया गया तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में तरदीद की। उन्होंने कहा है कि किसी किस्म का हमारे साथ ना तो तशद्दुद हुआ है हम पे, ना ही कोई ज़्यादती हुई है। उन्होंने ये कहा कि हाँ, हमें जेल में रखना ज़्यादती है, बट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है या उनके वर्कर्स हैं जो ये दावा कर रहे थे कि बड़ा तशद्दुद हो रहा है, बहुत मारपीट हो रही है, बहुत जुल्म सितम हो रहा है, वो जो है कम अज़ कम उसकी तरदीद अब सामने आई है। ले जी, हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। अब कुछ बात करते हैं पीटीआई की। पहले भी हम ब्रेक से पहले बात करते कि वहाँ पर जो कारकुनान को पकड़ा जा रहा है, जिस तरह से रखा जा रहा है, उस पर सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद की जा रही है, और स्पेशली जो पीटीआई के हलके हैं वही तनकीद कर रहे हैं। फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को कल आईजी पंजाब ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले तो ये कि आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी ख़तरनाक किस्म की थी और बड़े जोशीले और गुस्से में मुझे वो नज़र आ रहे थे। उनके एक्सप्रेशंस बड़े लाउड थे, उनके वर्ड्स भी लाउड थे, एक्सप्रेशंस भी। फिर उन्होंने सारा डेटा बताया कि हमारे पास फ़ोन कॉल्स मौजूद हैं और जिनमें ये तमाम पीटीआई के रहनुमा, जिनमें डॉक्टर यास्मीन राशिद है, मुराद रास है, हमाद अज़हर है, ये तमाम लोग, मियां असलम इकबाल हैं, ये तमाम लोग जो थे वो इन तमाम लोगों से, जो शरपसंद लोग हैं, उनके साथ राब्ते में थे। और तकरीबन 10, 12, 50 तक कॉल्स गई हैं जो इनके साथ बार बार की जा रही थी कि सारे कहाँ पर है, कोर्ट कमांडर हाउसेस में पहुँचे, वहाँ पर जाकर अटैक करे। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को बरी कर दिया गया है। बिल्कुल। अच्छा, और दूसरी अहम चीज़, पीटीआई की आदत, खुद चेयरमैन पीटीआई बारहा ये बात का दोहराते रहे, कहते रहे कि जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, जिसमें बशमूल ख़वातीन भी हैं, उन पर जेल में तशद्दुद हो रहा है, बड़ा बदतरीन जुल्मो ज़्यादती का, जुल्मो सितम का निशाना बनाया जा रहा है। तो ऐसे में हुकूमत ने कुछ सरकारी लोगों को, कुछ जेल हुकाम को जेल्स में भेजा वहाँ पर विज़िट करने के लिए। तो वहाँ पे देखा और एक बात तय हुई कि किसी किस्म का उन पर कोई जुल्म सितम नहीं हो रहा था। इस तमाम तर मामले पर आईजी पंजाब ने कल बड़ी दबंग किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। यास्मीन राशिद 41 कॉल्स, और ये कॉल्स जीएसएम की कॉल्स हैं, व्हाट्सएप की कॉल्स, और इंशाल्लाह ताला इनके जो बाकी डेटा है वो हम अदालत में सामने रखेंगे। हमाद अजहर साहब की कॉल्स, महमूद रशीद साहब की कॉल्स, इजाज चौधरी साहब की कॉल्स, असलम इकबाल की कॉल और मुराद रास की कॉल। विक्टिम कार्ड प्लेइंग अर्ज किया गया है कि फरमाया जाता है कि पुलिस ने लड़कियों के साथ ज्यादती की। पहले बताया गया कि हमने 40 बंदे मार दिए, फिर पता चला हो नहीं 25 बंदे मार दिए। फिर जब हमने बताया कि लाशें लाइए, जाते हैं उनका डीएनए करवा लेते हैं, तो पता चला 4 बंदे जो इन्हीं की फायरिंग से, या वो बच्चा गरीब जिसको इन्होंने हमारी फायर ब्रिगेड नहीं जाने दी और हमारी एएसपी को इन्होंने, हमारी पुलिस को धक्के देके निकाला, जो धुएं में बेचारा फंस के शहीद हो गया। बिल्कुल, आईजी पंजाब साहब तो बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं, और फिर उन्होंने बताया कि आगे जब अदालत में जाएंगे तो फिर सारा डेटा पेश करेंगे। इसी पर बात करने के लिए कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीएमएलएन से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। फरमाइएगा, एक तरफ तो पीटीआई की तरफ से तो पूरा जोर लगाया जा रहा है आपको बदनाम करने के लिए कि जो हुकूमत है वो तशद्दुद कर रही है, हमारी ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रही है और जिनसी हरासा किया जा रहा है। पीएमएलएन के अंदर भी ज़ाहिर है, मुस्लिम लीग नून के अंदर बहुत सी ख़वातीन मौजूद हैं, उनमें भी तशवीश तो होती होगी, मरियम नवाज में, मरियम औरंगजेब में। कैसर साहब, आपको आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही।
जी कैसर साहब जवाब दीजिएगा, ये जो तमाम तर मामला हो रहा है, पीटीआई लीडरशिप मुसलसल इस बात की गर्दान करती नज़र आ रही है कि जेल में बड़ा तशद्दुद हो रहा है पीटीआई की ख़वातीन पर, पीटीआई के वर्कर्स पर। सर इस तमाम तर मामले पर क्या कहेंगे आप किस निगाह से देखते हैं इन सारी चीज़ों को? देखिए ये तो सीधी सीधी बात है, कोर्ट्स में इनके केसेस हैं और जो जो इन्वॉल्व है उसके खिलाफ करार वाकई एक्शन होना चाहिए, और जो बेगुनाह है उसको किसी किस्म का उसके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए। अब आईजी पंजाब साहब ये सारी बात कर रहे हैं, लेकिन अदालतों में देखिए ना, उनको जाके अदालतों में अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, और अगर उनके जो सदाकत है तो वहाँ पेश करें। और इसी तरह पीटीआई वाले अगर उनके पास कोई सदाकत है, बजाय सोशल मीडिया पे देने के, वो जाए ना अदालतों में। तो केस हो रहे हैं, देखिए ना कि जो फैसले हो रहे हैं वो तो बड़े फेयर फैसले हो रहे हैं। अदालतें जो समझती हैं उसके हिसाब से किए जा रहे हैं। दोनों को अपने अपने आर्गूमेंट और केस अपना पॉइंट देने चाहिए ना अदालत में। हमारे यहाँ अदालतें फ्री है, और जो कोई फैसला हो रहा है उस पर कोई किसी किस्म की कोई किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। तो ये मामला चल रहे हैं। सर आप लोगों पे इल्जाम ये आ रहा है कि कुछ बेगुनाह लोगों को भी पकड़ा जा रहा है, जो लोग गिरफ्तार नहीं हो रहे, जो शरपसंद अनासिर थे जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उनकी फैमिलीज को, उनके दूर के रिश्तेदारों को मतलब इस तरह से किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें भी अरेस्ट किया जा रहा है। देखिए ये मामला इस किस्म का ज्यादती हुई है, ये फौजी तनसीबात के ऊपर कोई मामूली बात तो नहीं है। फौजी तनसीबात पे हमला करना और उनको नुकसान पहुंचाना ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है। मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं, और न किसी दूसरे मुल्कों में मैं इस तरह की बात सुनता हूँ। तो अगर ये लोग इन्वॉल्व हैं जो है, जो कि वहाँ पे जो सारी आप चीजें देख रहे हैं कि मामला तो हुए ना सारे, जो कुछ केसेस हुए, ये तो इसकी जो मिसाल। लेकिन कैसर साहब फिर भी कुछ सर अखलाकियात भी होती हैं, कुछ रख रखाव भी होता है। अब असलम इकबाल साहब ने कल जो मुद्दा बयान किया है कि उनकी भतीजी की शादी थी, वो उन्होंने कहा कि जब उस घर में पुलिस वालों ने धावा बोला गिरफ्तारी के लिए, वो वहाँ पर गए, सारा जहेज़ का सामान तोड़ फोड़ कर दिया गया। उनकी होटल बुकिंग जो थी वो शादी उनको डिले करना पड़ी। पैसे जो थे नकदी, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पुलिस पर कि वो नकदी उठा कर ले गए। फिर सर 85 साल 85 ईयर्स की उम्र है मियां अजहर साहब की, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हमाद अजहर साहब के वालिद को, नदीम अफजल चंद साहब के वालिद, उनकी इतनी बड़ी उम्र है, उनको हिरासत में ले लिया गया। कम से कम ये जो सर चीज़ें हो रही हैं, आप समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, इसकी मजम्मत करनी चाहिए? मजम्मत करेंगे सर आप? ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। देखिए मैं मियां अजहर साहब के साथ मैंने काम किया है, हम सब मिल के कोलीग रहे, वो 85 और नहायत ही देखिए ना उनका एक अपना किरदार, उनका करेक्टर रहा जो उन्होंने पॉलिटिक्स की। सो डाउन टू अर्थ सर जी, वो बहुत बड़े मुहज़्ज़ब और बड़े ठंडे मिजाज के हैं, और वो कभी गैर इखलाकी गुफ्तगू करते ही नहीं है। वो मेरे दोस्त हैं। मुझे खुद दुख हुआ इस बुजुर्गों को जब जिनका कोई तल्लुक नहीं है, जिसका पास, मैं तो पहले आपसे कह चुका हूँ कि जो इन्वॉल्व है, जिसके आपके पास सबूत हैं, आप अदालत में उनको पेश करें और अदालत से जो भी फैसले लें ना। लेकिन इस तरह के अगर आप उनके रिश्तेदारों को, उनके वालिदैन को और बुजुर्गों को पकड़ेंगे तो कोई इंप्रेशन को अच्छा नहीं मिल रहा, और इससे कोई बेनिफिट भी नहीं। तो सर आप तो पीटीआई, आप तो जो उस पार्टी से बिलोंग करते हैं जो कि इख्तिदार में है, तो आपने क्या आगे पीएमएलएन की लीडरशिप को ये कन्वे किया या समझाने की कोशिश की? राना सनाउल्लाह साहब को वज़ीर दाखिला हैं, वो आखिर सारे ये इदारे उन्हीं के अंडर आते हैं। नहीं, उनके अंडर में नहीं आते। ये अबूरी हुकूमत है पंजाब, ये तो सबकी हुकूमत, सब ने मिल के बनाई है, इसमें हमारी पार्टी का तो कोई तल्लुक नहीं है। ये तो अबूरी हुकूमत है पंजाब की, और कोर्ट्स में मामले जा रहे हैं। ये देखिए ना, जो आपने कहा कि इन बुजुर्गों को वो तो नजर आ रहा है कि वो उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। कभी वो तो नहीं मुमकिन है कि वो इन केसेस में खुद इन्वॉल्व रहे हो, या उनकी कोई किसी किस्म की वीडियो या आपके पास कोई एविडेंस है। तो ये हमारी हुकूमत नहीं है। देखिए ना, लेकिन सर आपकी हुकूमत के कैसे साहब बयानात से, आपके वज़रा के बयानात से, वो तो इस पर बड़ी खुशी का इजहार कर, लगता तो ऐसे है कि जैसे उनको इस चीज़ से बड़ी सेटिस्फेक्शन है, एक जिस तरह सियासी इंतकाम जिसे कहा जाता है, तासुर सर ये जा रहा है, तासुर ये जा रहा है, जो तमाम तर मामला हो रहे हैं, अल्टीमेटली सर नुकसान तो पीएमएलएन को ही होगा ना सर? देखिए वो सही कह रहे। देखिए ना, ये आप ये क्यों नहीं कहते कि पीटीआई की हुकूमत है? पीटीआई ने खुद तोड़ी है। उनको किसने कहा था कि असेंबलियां आप तोड़ दे
और ये हुकूमत अब जो बनी है, जो अबूरी हुकूमत बनी है इस वक्त, उससे पहले तो पीटीआई इक़्तिदार में जी। आप ये तो कह रहे हैं कि पीएमएलएन का पूरी हुकूमत, लेकिन सर उसका ये जवाब तो नहीं है ना, अगर उन्होंने ये कर दी है गलती थी, इस तरीके से उनके साथ रवैया रखा जाए। कम से कम सर कल को पाकिस्तान नून लीग को भी, मादी में नून लीग के साथ भी होता रहा है, परवेज़ मुशर्रफ साहब के टाइम में जो नून लीग के साथ जिस तरीके से जुल्म सितम होता रहा है, तो सर अगर आज इन पर ऐसा हो रहा है तो कल तो सर ये वक्त फिर आप लोगों पर भी आ सकता है। आप दुरुस्त कह रहे, मैं तो खुद कह रहा हूँ कि किसी के साथ जो गलत है, अगर कोई झूठा है, अगर कोई बेगुनाह है, उसके साथ तो बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए। और ये जो आपने कहा ना कि आपकी हुकूमत है, मैं ये बता रहा हूँ कि ये हुकूमत अबूरी हुकूमत है और सबकी हुकूमत होती है, सबने मिल के हुकूमत बनाई है। आप ये इल्जाम क्यों नहीं लगाते कि पीटीआई की हुकूमत है, वो अपनी हुकूमत में ये कर रहे हैं? इस तरह देखें ना, जो जायज बात है आप करें। हम ये मुस्लिम लीग को क्यों इल्जाम दे रहे हैं? नहीं सर, हम नहीं सर, वुज़रा का रवैया, आपके वुज़रा के रहे। बयानात सर इस चीज की जो है ना दलालत करते हैं इस चीज पे। मेरा बयान भी तो आप सुन रहे हैं ना, मैं क्या कह रहा हूँ? मैं यही कह रहा हूँ कि ये अगर जिस किस्म की ये कार्रवाइयाँ हो रही है ठीक नहीं है, मुनासिब नहीं है। बिल्कुल कि आप मियां अजहर को पकड़ ले या ये इस किस्म के, तो मैं तो खुद आपको, और मैं ये कह रहा हूँ कि कोर्ट ने अब छोड़ दिया ना, डॉक्टर यास्मीन राशिद का केस है वो उनको छोड़ दिया, इसी तरह परवेज इलाही का केस है तो उसको। अच्छा सर, बीइंग अ पॉलिटिकल वर्कर आप समझते हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगनी चाहिए, जिसका ख्वाजा आसिफ भी बारहा इजहार कर चुके हैं, या आपको लगता है कि वो एक सियासी जमात है, पाबंदी कभी भी हल नहीं होती तमाम तर मसाइल का? मैं समझता हूँ कि पाबंदी नहीं लगनी चाहिए, उनको खुल के सियासत में आना चाहिए। जो इलेक्शन हैं उसमें उनको हिस्सा लेने की बाकायदा इजाजत होनी चाहिए। अगर आपने किसी पार्टी के कुछ करना है, अगर उनके ये मामलात हैं साबित होते हैं, तो लोग अवाम में बड़ा गम गुस्सा है, आपको अंदाजा नहीं है। हम अपने इलाकों में जाते हैं, जो ये फौज की तनसीबात पे हमले हुए हैं, जो मुझे ये बता दीजिए कि ये अभी कैपिटल हिल पे हुआ जो कुछ हुआ प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन में, तो आज 18 साल की कैद होगी। आप पाकिस्तान ने तो कभी कैपिटल हिल के मामले पे नहीं इंटरवीन सर किया। वो एक मास्टरमाइंड था ना जिसने सब कुछ किया, और उसको फिर आगे जो है वो 18 इयर्स का सेंटेंस दे दिया गया है। बट सर यहाँ पे तो लीडरशिप है, फिर उनके साथ उनके बहुत ज़्यादा लोग हैं, फिर उनके रिलेटिव्स को अरेस्ट किया जा रहा है। 100% एब्सोल्युटली जो इन लोगों ने किया वो गलत है। इस पे तो किसी भी पाकिस्तानी को शक ही नहीं होना चाहिए है कि इन्होंने जो किया वो गलत है, और जिन्होंने इसको उकसाया वो भी इसमें पूरे मुलव्विस है, उनको भी सजा मिलनी चाहिए है। अच्छा, बट बेकसूर लोगों को नहीं सर। ये तो बता दीजिए, आप तो वन साइडेड बात कर रही हैं, वो तो मैं भी मानता हूँ कि गलत है, लेकिन ये तो बताइए जिन्होंने किया है उनके खिलाफ जो एक्शन हो रहा है वो ठीक है या? सर यही तो मैं कह रही हूँ, उनके खिलाफ है ही नहीं, यही बात खिलाफ एक्शन होना चाहिए। इवन दो के जिन्होंने इनको उकसाया है उनको भी इसमें शामिल तफ्तीश करना चाहिए है, जो सहूलतकार है उनको भी गिरफ्तार करना चाहिए है। बस हमारा आपका तो इत्तेफाक है, जो बात आप कर रही है ये कह रहे हैं। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और ये 9 मई के वाक़े की कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है, अगर मगर चूंकि चुनाचे से इस चीज़ की मजम्मत भी नहीं बनती, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन इसकी आड़ में जो उनके अजीज़ों को उठाया जा रहा है, जो दूसरे चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है, उसकी भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, वो भी उतना ही गलत है जितना बाकी चीज़ें गलत थी। खैर आगे बढ़ते हैं, और हम सब जानते हैं कि हज की आमद है, और फरीज़ा हज अदा करने के लिए लाखों करोड़ों जो लाखों फर्जंदाने इस्लाम है वो हज के लिए जाते हैं। इस दफ़ा हज 2023 में सबसे अच्छी चीज़ जो ये हुई है वो ये है कि ईरान के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात जो है ना बहुत बेहतर हुए हैं, और जब पहला काफिला इमाम खमीनी एयरपोर्ट से मदीना पहुंचा तो वहां पर उनका फूलों के साथ इस्तकबाल किया गया। सबसे आलम इस्लाम के लिए बहुत अच्छी खबर है कि हमेशा से वरना ईरान और सऊदी अरब के मामलात में कन्फ्लिक्ट रहा है, उसकी वजह से फ़िरका वाराना फसादात भी होते रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत अच्छा जस्चर है जिसका मुजाहरा किया गया है सऊदी अरब। और इस्लाम इसी चीज़ का तो दर्स देता है ना, इस्लाम भी तो यही कहता है कि आपस में मिलकर रहें, इख्तलाफात हैं, आपके इख्तलाफात को तर्क करके एटलीस्ट हज एक ऐसा है जहाँ पर अरबी और अजमी को कोई फजीलत नहीं है एक दूसरे पर, काले और गोरे को एक दूसरे पर फजीलत नहीं है, किस रंग से किस नस्ल से कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, सब अल्लाह की नज़र में बराबर है। ये हमें खुतबा हुज्जतुल विदा में आखिरी जो खुतबा था वो यही समझाया गया, बताया गया, पढ़ाया गया, और इसकी मिसाल हमें देखने को मिली। और इसमें चाइना ने जो दोनों ममालिक को आपस में क्लोज किया है, सऊदी अरब और ईरान, और उसके बाद सऊदी अरब ने जो क्या गुड गेस्चर दिया है कि जब वो लोग आए हैं
फूल निछावर किए गए हैं उन पर और खूबसूरत अंदाज में उनको बड़ा वेलकम किया पुरतपाक इस्तकबाल गया। के लिए कम से कम ये happening था। तमाम तर जो मनाजिर हैं ये आलम इस्लाम के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है और हम उम्मीद करते हैं इसके बाद जो फिरका वारियत है उसमें भी काफ़ी हद it's a message for them, it's a message for them। काफ़ी हद तक कमी आएगी। हमें जाना है ब्रेक पर, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहेंगे और नाजरीन ईद उल अज़हा की भी आमद है और ईद से पहले जो एक ईद के मनाजिर देखने को मिलते हैं बकरा मंडी में मिलते हैं, मवेशी मंडियाँ सज जाती हैं और ख़ास तौर पे बच्चे जो है ना वो बहुत एक्साइटेड होते हैं। बेशक आपने विंडो शॉपिंग करनी हो लेकिन मवेशी मंडियों का रुख आप लोग लाजमी करते हैं। वजह ऐसा है कि लोगों की क़ुव्वत ख़रीद इतनी ज़्यादा नहीं है। मैंने काफ़ी फैमिलीज़ में देखा है, काफ़ी लोगों से पूछा है, वो ये कहते हैं कि इतनी महंगाई है, एक बकरा, एक अच्छा बकरा आपको 1 लाख से ऊपर का मिल रहा है, 1 लाख तक भी आपको कोई मुनासिब रेट में बकरा मिल नहीं रहा। तो फिर इन लोगों में इतनी क़ुव्वत खरीद नहीं है कि वो ये इब्राहिमी की फरीज़ा अदायगी के लिए अदा लोगों करें। को जो है ना मुआशी तौर पर शदीद मुश्किलात में घिरे हुए हैं। मैंने पिछले साल भी कुछ लोग देखे थे जो माजी में खुद से यानी कि मवेशी ख़रीदते थे, कुर्बानियाँ करते थे, लेकिन अब की दफ़ा पिछले साल भी मैंने देखा उन लोगों ने हिस्सा डाला। तो यकीनन मुश्किलात हैं, मुआशी मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर भी जिन लोगों ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी करनी है वो तो करके ही रहते हैं, चाहे अपने बजट से आउट हों, कुछ भी करें। अब मवेशी मंडियों की सूरत हाल क्या है, वहाँ पे क्या मनाजिर हैं और इंतज़ामात कैसे किए गए हैं, ये जानने के लिए कराची चलते हैं जहाँ पर मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली। रजब, क्या मनाजिर हैं, आप मवेशी मंडी में मौजूद हैं, किस तरह के इंतज़ामात देख रहे हैं आप? तसल्ली बख्श इंतज़ामात किए गए हैं हुकूमत की जानिब से? रजब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कराची की किस मवेशी मंडी में मौजूद। खैर रजब से दोबारा रब्ता करते हैं, लेकिन ये बात है हमेशा की तरह इंतज़ामात तो किए जाते हैं, बट हमने ये देखा है कि पिछली दफ़ा भी ऐसा हुआ, उससे पहले भी ऐसा हुआ, जो व्यापारी हैं जो उसके अलावा जो वहाँ पर लोग जाते हैं, कुछ इंतज़ामात के हवाले से भी शिकायत भी सामने आती रहती हैं। बकरा चोरी होने की वजह से मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए मवेशी मंडी में। अच्छा, मेरी आंखों के सामने वो एक व्यापारी शोर मचा रहा है कि यहाँ से कोई मेरे बकरे उठा कर ले गया है। मतलब इस तरह मैंने तो लाइव देखा है कि किस तरह, पता भी नहीं है, भरी है मार्केट पूरी मवेशी मंडी और उसमें कोई जानवर आपके लेकर चला गया है, वो रेट लगाने आते हैं और उसके बाद वो 2-4 लोग होते हैं, वो आपका जो व्यापारी होता है उसको बातों में लगा कर रखते हैं और पीछे से वो कार्रवाई डाल के चले जाते हैं। तो ये सूरत हाल देखने में मिला। दूसरा ये कि पानी का मसला, पानी के उनको मतलब सबसे ज़्यादा पानी का मसला बहुत ज़्यादा होते हैं, वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा मसला होता है, जानवर बीमार आ जाते हैं, वनस्पति बीमारियां जो है वहाँ पर होती हैं, फिर सिक्योरिटी का बहुत बड़ा जिसकी आपने बात की मसला है। अच्छा, इस दफ़ा ना पंजाब हुकूमत ने भी इस चीज़ पर गौर करी है, सिंध हुकूमत भी इस बात पर गौर करी है, बकरों को ना इनकी बाकायदा नंबर प्लेट्स भी लगाई जा रही हैं, बाकायदा इनका रजिस्ट्रेशन, इससे कम से कम जो चोरी का फैक्टर है वो खासा कम हो जाएगा और ट्रेस करने में चोरों को मदद होगी। हमने फ्राइडे के प्रोग्राम में एक हमारे साथ ऐप डेवलपर थे जो कि ऐसी उन्होंने एक ऐप डेवलप की थी, गवर्नमेंट को लाजमी तौर पर उसको देखना चाहिए। वो ऐसे लैब थी, वो ऐप ऐसी थी कि सिर्फ जानवर की जो आपने तस्वीर है, जैसे हमारा फेशियल रिकग्निशन होता है ना, वैसे जानवरों का भी फेशियल रिकग्निशन होगा। आपने बस जानवर की एक क्लियर तस्वीर आपने अपलोड करनी है, कब खरीदा कब नहीं, वो करके उसके बाद उसको ट्रैक किया जाएगा, ट्रेस किया जा सकेगा कि इसका ऑनर असल में है कौन। जिस तरह अगर चोरी हो भी जाता है तो अगर वो ऐप पे रजिस्टर्ड होगा, ऑलरेडी वो तस्वीर होगी और मालिक रजिस्टर्ड होगा, तो फिर अगर चोरी हो भी जाता है तो उसके बाद ये नहीं होगा कि जी ये हमारा बकरा है और हमने चोराया नहीं है, चोर फौरी तौर पर पकड़े जा सकेंगे। ये एक अच्छा इनिशिएटिव था। एक डिजिटल वर्ल्ड में हम रह रहे हैं तो उसके लिए चीज़ें ज़रूरी हैं और उससे आई होप सो कि ऐसा हो सके और चोरी के वाक़यात में जो है ना कमी देखने में मिले। वैसे कुर्बानी की बात करें, फिजा ये बताएं कि आप भी कुर्बानी करती हैं, यकीनन करती होंगी, माशाल्लाह साहिब इस्तात हैं आप। हाँ जी, इंशाल्लाह। कुर्बानी करती हैं या फिर कुर्बानी का गोश्त भी खाने का शौक है आपको? कुर्बानी का जानवर मैं ज़िबा भी करती, ज़िबा तो नहीं करती, ऐसे मतलब गोश्त बनाती भी हूँ, खुद भी बनाती हूँ। क्या बात है, समझ आई, छोटा सा कसाई मेरे अंदर है। आप कुर्बानी तो करती हैं लेकिन इस चीज़ पे मुझे यकीन नहीं है कि आप खुद हिस्सा भी डालती होंगी या खाती भी हूँ और बनाती भी हूँ। चलें जी, अल्लाह ताला सबको खाने और बनाने की तौफीक अता फरमाए। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। बजट मईशत लाजिम मलजूम है, बजट की आमद है और बजट के हवाले से सबसे बड़ा जो मसला इस वक्त ये आ रहा है वो ये है कि IMF ने अभी तक किस्त ही रिलीज़ नहीं की है, जिसकी वजह से
खदशात हैं इस चीज़ के कि बजट में मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। वैसे तो बजट रिलीज़ हो या ना हो, हमेशा की तरह जो हुकूमत है वो यही कहती है ये बड़ा तारीखी बजट है, अवाम दोस्त बजट है, अवाम को बहुत रिलीफ दिया गया है, लेकिन अल्फाज का गोरख धंधा, अगर आपने रिसेंटली देखा लेकिन है सिर्फ अल्फाज की हद तक तो लिप उन्होंने सर्विस बताया होती है कि ये कोशिश करेंगे अवाम को रिलीफ दे, लेकिन टैक्स फ्री बजट तो कोशिश पेश करेंगे, नहीं कर कोशिश सकते। करेंगे। यस, इस बार दे आर नॉट श्योर अबाउट इट। फिर उसके बाद आशा गौस पाशा जो थी वो जब गुफ्तगू करी थी तो पार्लियामेंट में उन्होंने भी यही कहा है कि दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी द ईजी बजट। महंगाई को देखते हुए अवाम को रिलीफ देना सबसे बड़ा चैलेंज होगा हमारे लिए, और ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको टैक्स फ्री कर दें। और फिर IMF की जो एक किस्त अदा करने से पहले शर्त थी, वैसे तो IMF की शर्तों की एक तवील लिस्ट है, बट एक रीसेंट जो लिस्ट उन्होंने शर्त आयद की थी वो ये थी कि जो बजट है वो उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स हमसे शेयर किए जाएं। उस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि इसहाक डार साहब ने कहा कि हमने उन्हें एक रफ़ आइडिया अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स का कि क्या अमेंडमेंट्स की जाएंगी, कहाँ पर टैक्सेस लगाए जाएंगे, एक हमने ड्राफ्ट तैयार करके वो उन्हें दे भी दिया है, IMF को दे भी दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें किस्त नहीं मिलेगी और अच्छा, ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट ही रहेगा। और उसके बाद जो नई गवर्नमेंट आएगी वो फिर IMF के साथ जो है वो नया अच्छा, फिर आपको जो प्रोग्राम वज़ीर लेगी। मुमलिकत ख़जाना है आयशा घोष पाशा साहिबा, उनका वो बयान भी याद होगा जब IMF ने कहा कि इलेक्शंस के हवाले से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है ना ये बड़े मसले मसाइल हैं और इसको पहले मेक श्योर किया जाए। तो आयशा घोष पाशा साहिबा ने कहा कि ये हमारा अंदरूनी मामला है, IMF इसमें दखल ना करे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमें IMF की जानिब से किस्त नहीं मिलती, वैसे तो उन्होंने कहा कि ये IMF के भी मफाद में है हमें रिलीज़ करे किस्त हमारी, और पाकिस्तान के मफाद में भी है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि अगर हमें किस्त नहीं मिलती है तो देन तब भी हमारे पास प्लान बी मौजूद है। एज सच इस पे कोई फर्क नहीं उन्होंने पड़ेगा। कहा कि ऐसा नहीं हो प्लान बी सकता क्या कि है? हमें प्लान बी मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा, आप भीख मांगेंगे, अपने दोस्त ममालिक का रुख करेंगे, हमेशा की तरह चाइना के पास जाएंगे या सऊदी अरब है जो दूसरे हमारे फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी जानिब जाएंगे। बट ये तो कोई मुस्तकिल, कोई पायदार, कोई ठोस इसका हल मौजूद नहीं है। बट बजट के हवाले से फिर ये भी सुनने में आ रहा है कि इसहाक डार साहब ने ये कहा कि आपको सरप्राइज़ भी मिलेगा। अब सरप्राइज़ मैं तो डर सा गया हूँ, अच्छा सरप्राइज होगा या बुरा सरप्राइज होगा, ये कम से कम बड़ी तशवीशनाक बात है। गोइंग टू बी अ गुड सरप्राइज जहाँ तक मुझे लगता है। दूसरा ये कि हमें नेक्स्ट ईयर में 25 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है, बैरूनी अदायगियाँ करनी है कर्ज़ों की। IMF से किस्त लिए बगैर ये पॉसिबल नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। और दूसरा ये कि प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एक बहुत बड़े कार्स के जो यहाँ पर बड़ी ज़्यादा चलती हैं मोटर व्हीकल्स, आपने सोशल मीडिया पर लाजमी तौर पर देखा होगा, उनकी जानिब से एक लेटर लिखा गया है और उन्हें बताया गया है कि हमारी प्रोडक्शन यहाँ से ख़त्म हो गई है, आपसे रिक्वेस्ट है कि कोई भी नया टैक्स जो है वो ना आयद करें। स्पेशली 100 cc जो कार्स हैं उन पर तो बिल्कुल भी कोई फेडरल टैक्स या कोई ड्यूटी टैक्स आयद ना करें, क्योंकि 40 साल पहली बार हम इतने मुश्किल टाइम से गुजर रहे हैं कि हमारे 40% तक प्रोडक्शन बंद हो चुकी है और लोग खरीद नहीं रहे गाड़ियाँ, और हमारी जो कार डीलरशिप है बहुत से डीलर्स हमें छोड़कर चले गए हैं। तो जनाब जानिब से लेटर लिखा ये गया तो है हमारी मैशत की सूरत हाल जिसका हमने जिक्र किया, लेकिन अल्लाह करे बजट में हमें किस भी IMF की जानिब से मिल जाए और बजट भी अवामी हकूक़ का तर्जुमान हो, अवामी नुमाइंदा बजट दुआ हो। कबूल हो। तवक्को तो नहीं है, लेकिन अल्लाह करे ऐसा हो। हम जाते हैं एक ब्रेक पर, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। और अभी जो हम न्यूज़ आपसे शेयर करेंगे, कल जब मैंने ये लिटरली वीडियो देखी मेरा दिल इतना अफसरदा हुआ। जो इंडिया में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ट्रेन्स जो आपस में क्रैश कर गई हैं, जिसकी वजह से एक मालबरदार गाड़ी थी, सीधी आने वाली ट्रेन, राइट से आने वाली ट्रेन भी उसके साथ टकरा गई, पीछे से जो ट्रेन आ रही थी वो भी उसके साथ टकरा गई। इब्तदाई तौर पर तहकीकात में ये कहा है कि सिग्नल फेलियर की वजह से ये वाक़या पेश आया। 300 के करीब लोग उससे भी ज़्यादा हुए होंगे, मतलब बल्कि बड़े दुख की सैकड़ों लोग अभी भी जिनकी शदीद जख्मी हालत में है, नाजुक हालत में। अच्छा, उनको तलाश जारी है। फिर जाहिर है ट्रेन जो है उसका मलबा हटाया जाएगा, फिर कितने मासूम और अच्छा निकलेंगे। फिजा, असल जो दुख की बात ये थी कि जो मनाजिर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अब आप देखें कि भारत मजबूत तरीन इकोनॉमी का मुल्क है, लेकिन इसके बावजूद इंसानियत नहीं इंसानियत, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि भारत के हवाले से कहा जाता है कि इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मुल्क है, लेकिन आप ये देखें इंतहाई दर्दनाक मनाजिर देखने को मिले। इंसानियत की जो तजलील हुई कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही वहाँ पर नहीं है। ये देखें किस तरह भेड़ बकरियों की तरह वो लोग जो जानों से गए किस तरह उठा के फेंका जा रहा है।
ये इंसानियत की तजलील है, ये असल जो नोहा है ये इंसानियत का है। अब ये मसलन आप देखो, देखें कि अब आपके पास अगर किसी किस्म का कोई आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन कम से कम इस तरह लोगों को भेड़ बकरियों की तरह लाशों के ऊपर लाशें फेंकना, जब इनके प्यारों ने ये फुटेज देखी होगी क्या उन पर बीती होगी। हमारा दिल इतना दुख रहा है क्योंकि ये मामला भारत का पाकिस्तान का नहीं है, ये इंसानियत की बात है। अच्छा, मैं इस चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि चलें ठीक है, भारत की इंतजामिया को छोड़ें, क्या वहां पर एनजीओज नहीं है? हमारे यहाँ पे जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, देखिए बिल्कुल वो एक्टिव है, वहां पर भी हैं, ऐसा नहीं है वहां पर भी है। अब ये लोग साथ में आप ये देखें जो किस तरह से उठा के ये लाशों को इस तरह उनकी तजलील कर रहे हैं, अगले लम्हे हो सकता है इनमें से कोई बाकी ना रहे। क्या उनको जो लाशों को उठा रहा है, क्या उनको ये फीलिंग नहीं आ रही कि ये अपने हमारे शहीद हैं, हमारे भाई हैं? एक चीज पर अल्लाह ताला का मैं बहुत शुक्र कर रहा हूँ कि मैं सल्यूट करूंगा ईदी को, छिपा को, अल-खिदमत को, कि ये नॉन स्टेट एक्टर्स, ये एनजीओज ऐसी हैं कि हुकूमत बाद में पहुंचती है, बाकी ये लोग वहाँ पे पहुँचते हैं और कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन हो, ज़लज़ला हो, सैलाब हो, आफात हो, रेस्क्यू 1112, तो हमारे यहाँ ये गनीमत है। मैं ये सोच रहा था चलें वहाँ की सरकार को छोड़ें, वहाँ की हुकूमत वहाँ पे नहीं पहुँची, तो क्या वहाँ पर एनजीओज नहीं हैं? इतनी बड़ी बड़ी एनजीओज हैं, वो कहाँ पर मौजूद थी? हालांकि इन मौक़ों पर एनजीओज जो हैं वो गवर्नमेंट के पैरेलल काम करती हैं, वो रियासत के बिल्कुल साथ चलती हैं, उसी तरह काम करती हैं, लेकिन इस मंज़र ने दिल दहला दिए हैं। और आप देखें कि इससे बड़ी इंसानियत की तजलील नहीं है। वो लोग जो दुनिया से गए हैं किस तरह उठा कर फेंक रहे हैं, आप तो जानवरों को भी इस तरह नहीं फेंक सकते। दिल दुख गया मेरा ये वीडियो इस पे ना तो कोई सियासत की बात है, ना कि हम भारत की बात करें, ये एक इंसानी अलमिया है। मुझे लगता है कि इस पर जो ह्यूमन ट्रेजेडी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की जो एनजीओज हैं इंडिया के अंदर भी और वैसे भी, उनको एटलीस्ट इस बात पर नोटिस जरूर लेना चाहिए कि किस तरह से उनको उठा कर फेंका जा रहा है। अब वो यही बात है कि ये जब वीडियो, जिनके जो लोग इस हादसे में जान से गए हैं, उनकी फैमिलीज ने जब देखा होगा कि उनके प्यारों को इस तरह से फेंका जा रहा है, और फिर आवाजें आप सुने, हाँ ले आओ ले आओ ले आओ, इंतहाई दर्दनाक मनाज़िर हैं। अल्लाह ताला रहम करे हम सबके हाल पर। खैर अब आगे बढ़ते हैं, एक और जो सोशल ईवल की हम बात करते हैं, जो हमारा माशरती अलमिया है। हमने ये देखा है कि जो दुनिया में जिद्दत आई है, वक्त के साथ साथ मादा परस्ती ने भी बहुत सी जगह ली है। पहले हम देखते थे एक का दुख दूसरे का भी दुख हुआ करता था, एक का सुख दूसरे का भी सुख हुआ करता था, लेकिन अब देखने को मिलता है कि शायद लोग अपने दुख से इतना दुखी नहीं हैं जितना आपके सुख से दुखी होते हैं। हाँ। फिर एक और बड़ा अलमिया वो ये है कि फैमिलीज़ में हम ये देखते हैं कि हर चीज़ में हम मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। मसलन कि अगर किसी का कोई मसला है, मतलब हमारा अगर कोई करीबी अजीज़ है लेकिन वो फाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, तो उसको शायद हम तारुफ करवाना भी आर समझते हैं। दूर का रिश्तेदार अगर माली तौर पे मुस्तहकम है तो उसका तारुफ करवाते हैं। आखिर इन सोशल रवैयों में, हमारे इन बिहेव्स में चेंजिंग आई क्यों है? हम किस तरीके से अपनी जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइव कर सकते हैं? इसी पर बात करने के लिए मारूफ माहिर तालीम और मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त लिया। हमें पता है कि आपकी अब से कुछ देर के बाद फ्लाइट, अल्लाह ताला आपको खैरियत से पहुंचाए। डॉक्टर साहब ये बताइएगा सर, ये जो एक सोशल ईवल जो हमें देखने को मिल रहा है, हमारी नॉर्म्स होती थी, वैल्यूज़ होती थी, अब हम देखते हैं सर हर चीज़ हमारे लिए स्टेटस सिंबल है। ख़ानदान में भी हम देखते हैं जो माली तौर पर गरीब होता है, ज़रा कमज़ोर होता है, तो उसका तो हम तारुफ भी करवाना गवारा नहीं करते। सर आखिर क्या वजह है कि हमारी तहजीब रवायात वक्त के साथ साथ नापैद या मादूम होती जा रही हैं? जी बिल्कुल सही है। असल में माशरती तौर पर हम हर तमाम लेवल्स पर ही डिटीरियोरेट किए हैं, और अगर हम बहुत ही एक न्यूट्रल होकर भी देखें तो हमारे माशरे के अंदर वो फैब्रिक जिसकी वजह से आपकी इज्जत जान माल मुझे कम से कम अपनी इज्जत जान माल के बराबर यानी अजीज होती, वो ख़त्म हो गई है। और इसकी मुतअद्दिद वजूहात हैं, और उनमें हमारा जो है ख़ास तौर पर पूरे माशरे के वैल्यू सिस्टम का चेंज होना, जैसा कि आपने इशारतन कहा है, वो है। एक ज़माने में ये था कि वो तमाम चीज़ें जो पैसे से ख़रीदी नहीं जा सकती, वो इंसान के बड़ा होने की निशानी हुआ करती थी, यानी ईमानदारी, दयानतदारी। और अब वो चीज़ें जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं उसकी बुनियाद पर इंसान बड़ा होता है। इज्जत उसी की है जिसके पास नोट है। अब यहाँ पर हमारे यहाँ पर ये हो गया है। सर मुझे बस ये बता दें कि हम लोग
हम इंक्लूडेड, मैं हमसे मुराद ये है कि हम ही अवाम है ना जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो जी हाँ। हम अपने दोस्तों को जो कोई रुतबे वाला है ना उसको अपने शादी ब्याह में भी आगे आगे रखते हैं, और जो फैमिली जिसको कहा गया है कि अगर आपने कुछ माल निकालना है अपने माल में से सदका पहला हक खैरात करना है, उनका है। पहला हक खानदान का है जो अपने करीबी रिश्तेदार है, और उसके बाद हमसाये का है। हमने तो इस्लामियात को बस मस्जिदों में या जुम्मे के दिन तक रखा है इस्लाम को। जी देखिए, बात सुने कि ये बहुत बड़ी ज़रूरी बात है कि चैरिटी इज़, बहुत अच्छी बात है चैरिटी, लेकिन जो चीज़ चाहिए वो है नोबेलिटी। नोबेलिटी और चैरिटी में ये फ़र्क है कि चैरिटी में आपके पास बहुत पैसा इकट्ठा हुआ होता है और आप में से कुछ पैसा आप लोगों को दे देते हैं ताकि वो सिर्फ जिंदा रहें। लेकिन नोबेलिटी ये होती है कि हम अपने वसाइल के अंदर और लोगों को शरीक करके उनके लेवल को अपने करीब लाने की कोशिश करें। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि जो सबसे पहले उनका अव्वल खेश बाल दरवेश, सबसे पहले जरूरी ये है कि हम वो लोग जो हमसे मुताल्लिक हैं, मसलन हमारे घर में रहने वाले मुलाजमीन, हमारे एक दोस्त हैं वो बहुत देगे चढ़ाते हैं, बहुत ज्यादा मिलाद वगैरह करवाते हैं और खर्च करते हैं, लेकिन अपने मुलाजमों को 6-6 हज़ार रुपए से ज्यादा तनख्वाह नहीं देते। और वो ये कहते हैं कि अगर इनको गरीबों को पैसे देना तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। और इसी तरीके से हम जो अपने अजीज़ो अकारिब हैं जो कि फाइनेंशियली थोड़े से कमज़ोर हैं, मसलन आपके भाई, आपके कज़न्स और आपके डिस्टेंट कज़न्स, हमारे ज़िम्मे ये है कि हम चैरिटी की बजाय नोबेलिटी की तरफ तवज्जो दें, जिसका मतलब यह है कि हम उनके लेवल को इंक्रीज करने की कोशिश करें। मेरा ये ख्याल है कि जिस पर ज़कात वाजिब होती है वो सबसे पहले अपने अजीज़ो अकारिब को देखे और उनकी ज़रूरियात को एड्रेस करने के बाद फिर ये थोड़ा थोड़ा किसी को 100 रुपए दे दिया, 200 रुपए दे दिया, 300 दे दिया, फिर ये वाला काम करे। तो ये मेरा ख्याल है। ठीक है। अच्छा सर, अब आपको क्या लगता है कि मतलब पहले एक का दुख दूसरे का भी दुख हुआ करता था, दुख सुख साझे हुआ करते थे। आप तो हमसे बुज़ुर्ग हैं, आपने तो सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देखी हैं कि किसी एक घर में खुदा ना खासा कोई फौतगी होती थी तो पूरा मोहल्ला सोग में मुब्तला होता था, लोग अपनी बैठकें खोल दिया करते थे। इसी तरह खुशी का अगर फंक्शन है तो लोग अपना सामान बिस्तर देते थे, मेहमानों के लिए बैठकें खोलते थे। सर, ये जो तंग नज़री अब सरायत की है, इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? हम लोग स्टेटस सिंबल को जो है प्रेफर करते हैं, ये क्या वजह है इस जो मादा परस्ती ने इन चीज़ों की जगह ली है? अच्छा, ऐसा है, मेरी फ्लाइट अनाउंस हो गई है तो मैं मुख्तसरन इसका मुख्तसरन जवाब में अनवर मसूद साहब का एक शेर आपको सुनाता हूँ। वो ये है कि खबर नहीं अखबार च देखी कोई भी ओदे बारे, वाह, पता नहीं हम साया मेरा जिंदा है कि मर्दा। हमारा ताल्लुक जो है ना, हमारा ताल्लुक हमारे यानी लोगों के साथ यानी थ्रू सोशल मीडिया हो गया। सोशल मीडिया से पता लग गया कि किसकी बर्थडे है और कौन फौत हो गया है। तो इसलिए हम इन सबको रिवाइव करने की जरूरत है। मैं माफी चाहता हूं, मुझे बंद करना बिल्कुल पड़ेगा। डॉक्टर साहब, आप खैर खैरियत से जाएं। बहुत शुक्रिया, बहुत अपना आप। और यकीनन ये वो एक मौशरती अलमिया है जिसका हमने मुनासिब समझा कि आपसे शेयर करें। और हकीकत यही है कि हम लोग अपनी मादा परस्ती के अंदर इतने हम लोग आगे जा चुके हैं कि हमारे साथ वाले कमरे में हमारा भाई, हमारा हमसाया किस हाल में है हमें उसकी खबर नहीं है। समंदर पार बैठे शख्स का तो हमें पता है, लेकिन अपने पहलू के अंदर जो शख्स हमारे मौजूद है, हमारी दीवार के साथ मौजूद है, उसका हमें मालूम नहीं है कि वो kiss हालत में है, किन किन मुश्किलात से वो गुजर रहा है। हमें एक ब्रेक लेनी है, हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं और फिर एक बार हम जिक्र करते हैं कि जो मवेशी मंडियां सज चुकी हैं ईद उल अज़हा से आमद से पहले क्योंकि लोगों ने जो है वो कुर्बानी करनी है और उसके जानवर ख़रीदारी के लिए मंडियों का रुख करना है। लेकिन मंडियों के इंतज़ामात के हवाले से हम आपको पहले बता चुके हैं कि वहाँ पर व्यापारियों को तो मुश्किलात हैं ही हैं, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पर उनको किस तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है। दूसरा ये कि लंपी स्किन, दोबारा से खबरें आ रही हैं कि लंपी स्किन की जो बीमारी है वो जानवरों में वो जानवरों को लग रही है और इससे बहुत ज़्यादा जानवर मुतासिर हो रहे हैं। इवन पेशावर में ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, कराची में जहाँ सबसे बड़ी एशिया की मवेशी मंडी लगती है वहाँ पर ऐसे केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसकी वजह से व्यापारी हैं वो भी बहुत परेशान है। दूसरा ये कि अभी लोगों को पता नहीं है कि लंपी स्किन की अलामात क्या होती हैं और बीमार जानवर घर ले जाते हैं और उसके बाद वो कुर्बानी से पहले इनका ख्याल रखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये अल्लाह के मेहमान हैं और लोग जो हैं बड़े जज्बा ईमानी के साथ इनको खरीदते हैं। तो इस चीज़ को मेक श्योर करना लाइफ स्टॉक की जिम्मेदारी है, मुतल्लिका इदारों की जिम्मेदारी है कि जो जानवर हैं हर तरह से इनकी हाइजीन का, इनकी सेहत का ख्याल रखा जाए, इसको मेक श्योर किया जाए।
इसी पर बात करने के लिए डॉक्टर नज़ीर हुसैन कुल्होड़ो जो कि डीजी लाइफ सिंध हैं हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। कहिएगा महकमा लाइफ स्टॉक कितना एक्टिव है, जो व्यापारी हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ात तो बहुत ज़्यादा हैं कराची के अंदर, और किस तरह से आप लोग उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मैडम, और मैं आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इस अहम टॉपिक पे हमें मदऊ किया। अगर मंडियों को देखा जाए तो पूरी पाकिस्तान में जो न्यू लॉ है उसके मुताबिक ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है, लेकिन महकमा लाइव स्टॉक हमेशा सपोर्ट करता है उनकी रिक्वेस्ट पे या उनके रिक्वेस्ट के बगैर अपनी जिम्मेदारी महसूस करते हुए। और इस दफ़ा हमने जो अरेंजमेंट किए हैं उसके अंदर, क्योंकि कराची सबसे बड़ी मंडी होती है पाकिस्तान की और एशिया की, तो इस वजह से हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी पे कैद होती है और हम बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इस दफ़ा हमने 3 कैंप सर्विलेंस की लगाई है, एक सुपर हाईवे पे लगाई है और एक हमने कैंप लगाई है हब के ऊपर, एक नेशनल हाईवे जो ठट्टा का रूट है वहाँ से लगाई है। 3 रूट कराची को कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो इनको हमने ये लगाई है। उसके अलावा केटल मंडी में सर्विसेज के हिसाब से हमने वहाँ पे उनसे स्पेस लेके हमने वहाँ पे कैंप लगाई है कि वहाँ पे अगर कोई जानवर बीमार हो जाता है या कहीं पे कोई सपोर्ट चाहिए, फर्स्ट एड चाहिए, तो हमारे लोग वहाँ पे मौजूद हैं। दूसरा, फिर हमारे सिंध के हवाले से अगर बात करें तो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को खत लिख दिए कि जहाँ जहाँ आप कैंप चाह रहे हैं हम वहाँ पे आपको सपोर्ट करें, क्योंकि बुनियादी जो जिम्मेवारी है वो लोकल गवर्नमेंट या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की होती है। जहाँ तक लंबी स्किन की आप बात कर रहे हैं, वैक्सीनेशन की जा रही है, ये तो आपने कैंप्स लगा दिए ना, ओवरऑल रैंडम वैक्सीनेट किया जा रहा है जानवरों को? देखें, जो इंटर प्रोविंशियल हमारी मीटिंग जो डीजीज के साथ है, डायरेक्टर जनरल लाइफ स्टॉक लाहौर और हमने यानी पंजाब और उसके अलावा हमने बलूचिस्तान के साथ की है। हमने अरेंजमेंट ये किया है कि अगर कोई जानवर की मूवमेंट होती है तो वो तब तक ना करें जब तक उसके पास हेल्थ सर्टिफिकेट ना हो, वो प्रॉपर वैक्सीनेटेड ना हो। तो हमारी जो अरेंजमेंट जो बॉर्डर के ऊपर है कि आउट ऑफ प्रोविंस जो भी आएगा जब तक उसको हेल्थ सर्टिफिकेट या वैक्सीन नहीं होगा और तब तक वो इंटर नहीं हो सकता। और उसके लिए हमने घोटकी के बॉर्डर पे हमने यहाँ पे कैंप लगाई और हब पे बलूचिस्तान की तरफ से जितने भी मैं इस चैनल के जो है ना तवज्जो से ये अर्ज रखूंगा कि जितने हमारे फार्म हजरात हैं उन्होंने वैक्सीन भी कराई होती है, लेकिन कभी कभी वो सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं, तो अपनी अपनी कभी वो सर्टिफिकेट लेना भूल जाते हैं और कभी कभार दिहाड़ीबाज पैसे लेके सर्टिफिकेट दे भी देते हैं। वो गलत बात है, उसको हम डिस्करेज करेंगे, लेकिन ये है कि वैक्सीन करें। और जो वैक्सीनेटेड नहीं है तो हमने क्या किया है कि इन कैंप में अपनी वैक्सीन अवेलेबल कर दी है ताकि वो वैक्सीन करके फिर उनको अलो किया जाए। इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है इनकी हद तक हमने ये किया है कि जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उनको हमने खातूत लिखे हैं कि भाई आप हमें सपोर्ट करें लोकल पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू। एक डिस्ट्रिक्ट के दूसरी डिस्ट्रिक्ट में भी एनिमल जब तक नहीं जा सकता जब तक आप प्रॉपर वैक्सीनेटेड कार्ड नहीं दिखाएंगे। तो हमने वो अरेंजमेंट लास्ट वीक से किए हैं और इंशाल्लाह वो इसमें जो है ना वो बाकायदा इम्प्लीमेंट हो। अच्छा कुल्होड़ो साहब, अक्सर हम बात जो आपने लंपी स्किन की, जी सर पूरी करें बात सर, बिल्कुल करें। जो लंपी स्किन डिजीज की बात है वो आउटब्रेक लास्ट ईयर बहुत ज्यादा था, शदीद था, आप हम सब ने विटनेस किया और 3 महीने के रिकॉर्ड मुद्दत में हमने उसको कंट्रोल किया। राइट। अब ये कि लंपी स्किन डिजीज का मामला जो है वो ये कि अगर कोई इन्फेक्शन लास्ट ईयर होके फिर रिकवरी हो गई तो उसको जिंदगी भर अब दोबारा लंपी स्किन नहीं होगी उस जानवर को, खासतौर पे गाय को। लेकिन जो अभी नए बछड़े पैदा हुए या जिनको सिर्फ वैक्सीन की गई थी तो वैक्सीन की मुद्दत 1 साल की है। मैं इस तवज्जो से फार्मर हजरात को कहूँगा कि पंजाब ने, बलूचिस्तान ने, KPK ने और सिंध ने बहुत ज़्यादा हमारे पास स्टॉक्स हैं। और खुशाइंद ये बात है कि सिंध गवर्नमेंट ने और यहाँ पे जो सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ है वहाँ पे हमने अपनी लोकल लेवल पे उसकी वैक्सीन ईजाद कर दी है, तैयारी कर दी है और हमारे पास अभी भी 4 से 5 मिलियन डोजेस अवेलेबल हैं जो यहाँ पे। जब हम इंपोर्ट करते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ती है, तकरीबन 250 से 300 रुपया पर डोज पड़ता है। जो हमने पाकिस्तान के अंदर जो हमने बनाई है वो हमने 20 से 25 रुपए में हमारी लागत आई, तो 10 गुना वो सस्ती है। तो इस वजह से हम फ्री ऑफ कास्ट लोगों को मुहैया कर रहे हैं यहाँ पे। और जो भी हमारे मुतल्लिका लोग हैं वो हमारे मुतल्लिका ज़िलाई अमलदार से राब्ते में आए और वैक्सीन करके फिर एनिमल को। अच्छा सर, ये बताएं कि जब तक आपके पास एग्जैक्ट फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं होंगे कि कितने मवेशी मंडियों में लाए गए हैं, किन किन मकामात पर ये मंडियां लग रही हैं, तब तक ना तो वैक्सीनेशन का मुकम्मल अमल मेक श्योर हो सकता है, ना तो उनकी स्क्रूटनी हो सकती है। तो सर इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए क्या आप इकदाम कर रहे हैं? कितनी तादाद में मवेशी आ रहे हैं, फिर उनकी हेल्थ के हवाले से वैक्सीनेशन कितने मवेशियों को लगाई जाएगी, कितना रिसोर्सेज आपके पास हैं, इस बारे भी थोड़ा कुछ डेटा शेयर कीजिएगा हमसे। सबसे पहले बात यह है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिला लेवल पे है तो हमने जब खतूत लिखे कमिश्नर्स को
तो डीसीज के अंडर आता है डिप्टी डायरेक्टर हमारा जो लाइव स्टॉक है, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है वो, हमने उनको सजेस्ट किया है कि उनकी मीटिंग करें। फेडरल गवर्नमेंट की कुछ है रिकमेंडेशंस, कुछ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की हैं, वो उनको इम्प्लीमेंट करें, मूवमेंट के ऊपर कंट्रोल करें और नंबर ऑफ तादाद हो। हमारे पास स्टॉक्स वैक्सीन का बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, क्योंकि राउंड द ईयर हम वैक्सीन कर रहे होते हैं। मामला ये सिर्फ ये होता है कि एनिमल मूवमेंट के दौरान आपको हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए कि ये वैक्सीनेटेड है या नहीं है। वो कभी कभी काफ़ी लोग भूल जाते हैं या उनके पास नहीं होता, तो वो ना करें। कराची के अंदर हम बहुत ज़्यादा मोहतात होते हैं, क्योंकि कराची के अंदर सबसे एलिड एनिमल भी आते हैं, सबसे बड़ी मंडी भी है, तो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है। तो मैंने इससे पहले जिक्र किया कि शुरू में हमने 3 कैंप लगाए जो सर्विलेंस की है, जो उनको देख रही है कि वो वैक्सीनेटेड है या नहीं है। अगर नहीं है यहाँ पर कोई लंपी का कोई इस तरह की डिजीज है, तो वो जानवर हम वापस कर रहे हैं वहाँ से। सर, हेल्थ सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया क्या है? किन किन चीज़ों को मद्देनजर रखा जाएगा जब आप सर्टिफिकेट इशू करेंगे? हमने जो एग्री किया है इंटर प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट के साथ, कम से कम 6 बीमारियां हैं जिनके लिए उनको पास हेल्थ सर्टिफिकेट में वो वैक्सीनेटेड हो और उसकी डेट मुकर्रर हो, और वो जिसने वैक्सीन किया है सरकारी अमलदार या डिस्ट्रिक्ट जो डीएलओ है वो उसको तस्दीक करेगा। तो हेल्थ सर्टिफिकेट जब साइन हुआ होता है, जिस तरह हम पोलियो का सर्टिफिकेट लेते हैं, इसी तरह हेल्थ सर्टिफिकेट एनिमल का होता है। जब भी उनके पास है तो हम उसको अलो कर रहे हैं, जिनके पास नहीं है तो हम उनको रोक रहे हैं वहाँ पे। और अगर कोई ट्रेडिशनल कोई वैक्सीन बची हुई है या नहीं की हुई है कहीं किसी अजला से या किसी प्रोविंस से जो जानवर आ रहा है, तो हम उसको बता दें, खुद महकमा लाइव स्टॉक सिंध जो है वो अपनी तरफ से वहाँ पे वैक्सीन करके फिर दूसरे दिन उनको रिलीज़ करेगा। जहाँ तक बात है कि 3 कैंप जो कराची के सराउंडिंग में हमने लगाई है, ये कैंप बढ़ा भी सकते हैं अगर हमने कोई फील किया कि नहीं कुछ इस तरह का रश है या आउटब्रेक ज़्यादा है या बीमारियाँ ज़्यादा हैं या लोग जो जानवर ला रहे हैं वो वैक्सीन किए बगैर ला रहे हैं। सबसे ज़्यादा जानवर आता है पंजाब से, तो जो पंजाब से जानवर है उसके डीजी के साथ हमारी 1 हफ्ता पहले मीटिंग हुई थी और उन्होंने अपनी तरफ से जितनी भी अरेंजमेंट है वो कर ली है, और सिंध के बॉर्डर पे हमने अपनी तरफ से अरेंजमेंट कर लिया। हमने अपनी तरफ से अरेंजमेंट किया। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। और यही बात है कि जानवर हैं जिनको ये पूरा साल जो कुर्बानी करने के लिए लोग निकलते हैं, वो सारे पैसे जोड़ते हैं और उसके बाद एक कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हैं। और बच्चों की बड़ी दिली ख्वाहिश होती है कि हम अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत जानवर ख़रीदें। तो अब हुकूमत की भी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जो व्यापारी हैं उनके भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें, जो अवाम वहाँ पर जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट करें, और जो लंपी स्किन हर साल ये कोई फर्स्ट, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम जब हम इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पिछले साल भी ये बहुत ज़्यादा था। और फिर बड़े जानवर जो हैं जिनको ख़रीद कर लोग घर ले गए थे और उसके बाद वो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते निकाले और उसके बाद वो कुर्बानी से पहले देखें, व्यापारी पूरा साल 2 साल इन जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं, उनकी हिफाजत करते हैं, और हुकूमत को चाहिए कि ये तसल्ली बख्श इंतजाम करें ताकि इन चीज़ों का ख्याल रखा जा सके। खैर, अब खेल के मैदान से खबर देते हैं, और खेल के मैदान से कोई अच्छी खबर नहीं है। जूनियर हॉकी आपको बताया हमारा कौमी खेल है, बिल्कुल, और लेकिन उसके साथ हमेशा से हमने सुतेलों वाला सलूक किया। आपको पता है कि जूनियर हॉकी जो एशिया कप था वो इतना अच्छा परफॉर्म किया, गो कि हम इंडिया से हार गए, लेकिन तो मैं कहती हूँ बगैर किसी फैसिलिटी के, कोई फैसिलिटी ना होने के बावजूद भी वो फाइनल तक पहुंचे। और उनकी कदर किस तरह की गई, उनका इस्तेमाल करने के बजाय देखें ये खिलाड़ी रिक्शों में एयरपोर्ट से बैठकर, ये वीडियो जरा दिखाइए, वीडियो मुलाहिजा करें। हॉकी हमारा कौमी खेल है, इतनी जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा करने के बाद जब हमारे ये खिलाड़ी पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से आप देखें कि ये रिक्शे करवा रहे हैं, इस्तकबाल तो दरकनार, इस्तकबाल तो कुजा। आप देखें ये हमारे जूनियर हॉकी टीम के जो हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं वो रिक्शों पर पहुंचे हैं। इससे बड़ी मेरिट की पामाली, इससे बड़ी हम कह सकते हैं कि बेकदरी नहीं हो सकती। फिर हमारे कौमी खेल को सबकी, जब क्रिकेटर्स आपके सुपरस्टार होंगे उनको एड्स में भी लिया जाएगा, एडवर्टीजमेंट में भी लिया जाएगा, उनको ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया जाएगा, पीसीबी उन्हें हर तरह से फैसिलिटेट करेगा। तो फिर बाकी खेलों के साथ ऐसा सुतेली माँ जैसा सलूक क्यों? एक तो ये बेचारे बच्चे जिन्होंने बगैर किसी फैसिलिटीज के, हमने देखा है कि जब ये किसी होटल में, जब किसी होटल में इन्हें रखा जाता है तो 3-4 लोगों को एक ही रूम में रखा जाता है और फिर 3rd क्लास होटल इनके लिए बुक करवाए जाते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का इनका कोई मसला होता, मतलब उन्हें कोई फैसिलिटीज दी नहीं जाती हैं, और कई दफ़ा तो अपने जेब खर्च से ये बेचारे अपना जो गुजर बसर है वो कर रहे होते हैं। इनका अगर बीमार भी हो जाए वो भी जो है वो हॉकी फेडरेशन ने नहीं उसका बोझ उठाना, वो भी आपने खुद उठाना है। और उसके बाद जब ये वर्ल्ड कप खेल के ये हमारे नेशनल हीरोज़ हैं, ये जब वापस आए हैं और उसके बाद कोई उनको पिकअप के लिए कोई आता, कोई उनको रिसीव करने के लिए आता, फाइनल खेल कर भाई वो आ रहे हैं, और उसके बाद वो क्या है कि एयरपोर्ट से बाहर निकल के उन्हें कोई रिसीव करने नहीं आया तो अपने घर जाने के लिए ये बेचारे ऑटोस करवा रहे हैं। यही एक अलमिया है, और हॉकी एसोसिएशन को जाहिर बात है इसका जवाबदेह होना चाहिए। और
इन जो मुतल्लिका इंतज़ामिया हैं, जो ये लोग हैं, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि क्या वजह है कि ये बच्चे जो इतना बाहर से ज़बरदस्त परफॉर्म करके आए हैं, उनकी इस तरह आपने तवाज़े की है, इस तरह उनको आपने वेलकम किया है। बहुत दुख की बात है कि इस तरह से किया गया है, और स्पेशली जब पिकअप के लिए कोई नहीं आता तो ये बड़ा मतलब हार्ट ब्रोकन होता है। फिर फाइनल खेल के आप आ रहे हैं, फाइनल खेल के आ रहे हैं, आपको वेलकम करना चाहिए। फिर इन बच्चों का कितना हौसला टूटता होगा जब वो देखेंगे कि क्रिकेटर्स को इतना आउट क्लास वेलकम किया जाता है और उनको इतना ज्यादा कहने को ये हमारा कौमी खेल है, ये है अलमिया जनाब, हम नारवा सलूक किया जा रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं न्यूज़ मॉर्निंग में, और प्रोग्राम के लास्ट में हम आप लोगों से जो डिस्कस करने जा रहे हैं टॉपिक, दैट इज़ अबाउट द एंटरटेनमेंट। और एंटरटेनमेंट किसे नहीं चाहिए है, और सस्ती तफरी अगर लाहौर या कराची या बड़े शहरों में किसी को दस्तयाब है तो आई गेस पहले होते थे मेले ठेले होते थे, पहले सिनेमास का लोग रुख करते थे, फैमिली पिकनिक्स होती थी और फिर सारे लोग जाते थे, एंजॉय करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म होता जा रहा है। कोई अब वो मेलों ठेलों वाला फूड फेस्टिवल्स नहीं होते। की हालत जो है आपके सामने है, बिल्कुल वसाइल की कमी की वजह से पार्क्स का बुरा हशर हो गया है। सिनेमा वैसे ही रुखसत हो चुका है, बस ईद के दिनों में हम देखते हैं सिनेमा घर हमें देखने को मिलते हैं। प्ले एरियाज वैसे नहीं है, वहाँ पर सब सोसाइटीज बन चुकी हैं कि पहले होता था कि सारे मोहल्ले के लोग मिलके क्रिकेट खेलने जाते थे और कोई ना कोई प्ले ग्राउंड होता था, एक जो है वो कॉम्प्लेक्स बनाए जाते थे कि वहाँ पर जाकर जिमिंग वगैरह एक्सरसाइज के लिए। हुकूमती सतह पर कुछ ऐसा नहीं किया जा रहा। आज आगे जो सस्ती तफरी बचती है दैट इज अबाउट होटलिंग, कि लोग बाहर जाते हैं, सब फैमिलीज जाती हैं, मजे मजे के खाबे। और लाहौर ये तो वैसे ही खाबों के लिए कितने फेमस हैं, लाहौरी खाबों के बगैर नहीं रह सकते हैं आप, मतलब उनका टेस्ट भी अलग है ना। अच्छा, फिर उसके अलावा क्योंकि ऑप्शन ही यही बची है तो फिर फैमिलीज जब इकट्ठी होती हैं तो वो फिर कहते हैं चलो आउटडोर जरा होटलिंग वगैरह कर ले। लेकिन फिर हुकूमत की जानिब से अहकामात आए कि 11 बजे तक 10 बजे तक आप जो है ना होटल्स को वहाँ पर जा सकते हैं, इंडोर कर सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद जो है फिर वो ज़ाहिर बात है आप बाउंड हो गए, वरना अमूमन लेट नाइट ही होटलिंग करते हैं आप। इस सारी चीज़ों से आवाम के लिए तफरी के जो मौके हैं ना वो किसी यहाँ डिस्टर्ब हुए, मुतासिर हुए ऑब्वियसली। और फिर अच्छा, इसमें कोई शक नहीं, एनर्जी क्राइसिस एक मसला है। हुकूमत की जो है ना जो लॉजिक है मंतक वो रीजनेबल है कि वो लेकिन लाइट्स फिर की भी वजह से वो ये है कि बाजार वगैरह बड़े शॉपिंग मॉल्स बंद हो जाए जिसमें ज़्यादा लाइटनिंग यूज़ होती है। लेकिन रेस्टोरेंट्स तो ये है कि सब फैमिलीज जाती हैं आउटिंग के लिए। इसी पर बात करने के लिए लाहौर रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर रज़ा अहमद साहब हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। बताइएगा, आप तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं, क्या हर्डल्स हैं और कितनी आप बिजली खर्च कर देती हैं जो हुकूमत कहती है कि 10 बजे के बाद बिजली हमने, और फिर भी लोड शेडिंग का सामना हमें करना पड़ता है? थैंक यू जी। ये मुझे नहीं समझ आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ। जैसे आपने पूछा कि क्या क्या मसाइल हैं, तो मसाइल तो हर पाकिस्तानी को अपनी नौयत के काफ़ी ज़्यादा हैं, बट हमारे लिए जो सबसे बड़ा चैलेंज जी दिसंबर में पेश आया वो ये था कि हमारा पूरी इंडस्ट्री का काम दिसंबर से लेके फरवरी तक सबसे ज़्यादा होता है, जिसको हाई सीजन कहते हैं, विंटर कहते हैं, जिसमें आप समझ लें कि रेस्टोरेंट्स वाले तकरीबन 50% और लोगों को हायर किया हुआ होता है। उसके अंदर वो तैयारी करते हैं कि बाहर से एक एस्टिमेट के मुताबिक कोई 6 लाख पाकिस्तानी एक्स्ट्रा सिर्फ लाहौर में आया हुआ होता है, ओवरसीज डिफरेंट शहरों से मिल मिला के 6 लाख ऑन एवरेज। तो उन सबको सर्विस करने के लिए आप ये एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा करते हैं। तो उसी टाइम पे हमें टाइम मैंडेट दे दिया गया कि जी आप 10 बजे रेस्टोरेंट बंद करेंगे। अब उससे हुआ ये कि जी हम लोगों का ठीक ठाक नुकसान हुआ, एंड दिस वाज अ कोर्ट ऑर्डर एंड इट वाजंट, ये बिजली से रिलेटेड नहीं था, एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हमने फिर थोड़ा सा इसको जब पुश बैक किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 घंटे का हमें रिलीफ मिला, और अब वीकेंड्स पे 1 घंटे का और मिल गया। लेकिन 12 बजे तक जी, अब वीकेंड्स पे सिर्फ फ्राइडे सैटरडे संडे तक 12 बजे तक हो गया। बट उसमें एक प्रॉब्लम है अभी भी बहुत सीरियस। देखिए, ये हमें मिला रिलीफ समर में, और मैं बात कर रहा हूँ हमारी बात शुरू हुई विंटर में। अच्छा, समर में तो काम ही आपका शुरू होता है रात को। देखिए, आपने दिन में आप किसी को भी कहेंगे ना, अपने दोस्त है बाप को कि यार चलो बाहर चलते हैं खाना खाते हैं, कहेगा यार शाम तो होने दो, रात होने दो। तो प्रैक्टिकली अगर आपके पास 7 से 12 भी टाइम है
तो उसमें रेस्टोरेंट्स कुछ तो खुलते ही और रात को खाना हैं। तो सबसे एंड पे ही खाया जाता है, जी, उससे जी, पहले जी। आप घूमते फिरते हैं, जी। फिर जाके आते हैं, तब तक जी। टाइम ओवर हो चुका होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो अफसोस की बात है वो असल अंडरस्टैंडिंग है कि हर कल्चर का, हर एक नेशन का एक डिफरेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं। हमारे यहाँ कोई सुबह 4 बजे नहीं उठता कि वो रात को 9 बजे सो जाए, ना ये हम हैबिट चेंज कर सकते हैं। यस, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए अपनी रीजनल रियलिटी। जैसे गर्मी है तो सऊदी में भी नाइट मार्केट्स होती हैं, थाईलैंड में भी नाइट मार्केट्स होती हैं, हमें एम्ब्रेस करना चाहिए। हाँ। हमें इनफैक्ट उनको तरीका ढूंढना चाहिए, ना कि बसंत की तरह हम खाने की इंडस्ट्री को भी बिल्कुल फुल स्टॉप करके ख़त्म कर दें। देखिए एक ज़माने में बसंत क्या थी, लाहौर की आइडेंटिटी थी, फेस्टिविटी थी बहुत फेस्टिविटी बड़ी। थी बहुत बड़ी, एंटरटेनमेंट की। तो क्या हम मिल के ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फूड इंडस्ट्री को भी तबाह कर दें, जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही है बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। आपने किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से अपने रिजर्वेशन सब बताया, बिकॉज आपने बताया कि ये कोर्ट ऑर्डर के तहत हुआ जी, है जी। और उसके बाद आपने इसे पुश बैक किया तो 1 घंटा आपको रिलीफ मिल गया। जी, जी। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं? एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं वो आंसरेबल हैं टू द कोर्ट राइट, राइट। बट वी आर ट्राइंग कि हम इसको रैशनली कोर्ट से बात करें कि देखिए हमारा केस है क्या। केस ये है कि लाहौर में स्मॉग बहुत होती है। अब उसमें रेस्टोरेंट्स स्मॉग प्रोड्यूसर, एक्चुअली रेस्टोरेंट सफ़र करते हैं स्मॉग से। आप इमेजिन करें आपने एक रेस्टोरेंट जाना है और आपने बाहर बैठ के खाना खाना है, स्मॉग होगी कि आप बाहर बैठेंगे? ऑब्वियसली तो नॉट। हम डायरेक्ट इफेक्ट ही हैं। हम चाहते हैं, और यहाँ इस शहर में रहते हुए, इस शहर में पले बड़े हुए आपको दुखती है चीज़ कि स्मॉग इस शहर को आहिस्ता आहिस्ता खा रही है। yes। तो हम तो कोर्ट के साथ इस मामले में हैं कि जी जो स्टेप्स हम ले सकते हैं इस चीज़ को कम करने के लिए, आप जैसे कहते हैं हम वो इक़दामात लेंगे, लेकिन हम इसका पार्ट नहीं है। अच्छा, अब मुद्दा क्या है, आप क्या चाहते हैं कोर्ट से आगे, डिमांड्स क्या हैं? मतलब कुछ ऐसी चीज़ हो कि इन बिटवीन चीज़ें हो जाएं जिसमें आपकी इंडस्ट्री का भी नुकसान ना हो, कोर्ट के ऑर्डर्स की भी तामील हो, कोई दरमियानी रास्ता निकल सकता है? आपकी क्या इसके ऑल्टरनेट डिमांड्स? देखें, कोर्ट के मुताबिक तो उन्होंने हमें रिलीफ दिया है और हम उसका अभी तक तो फ़ायदा उठा रहे हैं, बट एट द सेम टाइम एज द एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ द एसोसिएशन हमें सबके इंटरेस्ट को देखना पड़ता है। Right. तो मैं यहाँ पे जब बैठा हुआ हूँ, मैं सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं देख सकता, मुझे उन मल्टीनेशनल्स के बारे में भी आवाज़ उठानी है जिनका आधा बिजनेस रात को होता है। और आपको पता है मज़े की बात, वो रात को क्यों होता है कि आपके चैनल्स खुले हुए होते हैं पूरी रात, कॉल सेंटर्स खुले हुए होते हैं पूरी रात। देयर इज अ होल इंडस्ट्री जो दैट रात में डज काम नॉट करती है। स्लीप एंड हैज वर्क, Yes. सो दे नीड फूड एट नाइट। यू कांट जस्ट से कि खाना नहीं मिलेगा। ये पूरी दुनिया में चंद ममालिक होंगे जहाँ पे होता है, मिसालें गलत दी जाती हैं। आप लंदन चले जाएं, आप दुनिया में कहीं चले जाएं, रिस्ट्रिक्शन टाइम की कहीं नहीं होती। और जो मैं अगेन आपको करेक्ट कर दूं, ये बिजली से रिलेटेड नहीं है। अगर बिजली से रिलेटेड होता तो ये अक्रॉस द कंट्री होता। इस वक्त अक्रॉस द कंट्री नहीं, इट्स ओनली मैंडेटेड। अच्छा, जो सब्स्टिट्यूट दिया गया है या मतलब आप लोगों की तरफ से है कि आप टेक अवे कर सकते हैं, तो ये भी कोई टेक अवे का सिर्फ 1 घंटा मिला एक्स्ट्रा। So when we टेक अवे का close, सिर्फ 1 घंटा जी जी, so when we close down at 11, that means कि सिर्फ 12 12 बजे तक आप टेक और अवे। अगर ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इसमें ऑन एवरेज डेली बेसिस पर कितने लोग हैं जिनको आप वापस भेजते हैं? डेली कितने लोग आते होंगे ना, फैमिलीज आती होंगी? देखें, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से तो बात कर सकता हूँ कि हम लोगों का तो जो टाइम था वो तो ठीक, अब 12 बजे तक आजकल है, तो इट डजंट रियली हर्ट अस। ओके। बट आप इमेजिन करें एक मल्टीनेशनल, बड़ा मल्टीनेशनल है, तो उसका आधा अगर बिजनेस जा रहा है तो गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस, यस। बिकॉज वो मल्टीनेशनल तो पूरा टैक्स देते हैं एंड एम्प्लॉयमेंट भी करते हैं, सो वी आर लूजिंग ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। बहुत सी ऐसी फूड चेन्स हैं जो कि पूरी दुनिया में काम कर रही हैं और जी। पाकिस्तान में बहुत फेमस, अब नाम हम ले नहीं सकते, जी। लेकिन वो सब रात में टेक अवे में सब कर रही होती हैं। टेक अवे और उनका ड्राइव थ्रू चल रहा होता है। Yes. उनका ये नहीं होता कि जी डाइन इन खुला हुआ है। सो मिनिमल सा एक इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी यूजेज हो रहा होता है yes। एंड उसमें थोड़ी ज्यादती है कि
आप देखें ना, हम दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमारे यहाँ हालात बुरे हैं, लेकिन हम हालात बुरे को और बुरा करना चाहते हैं। हाँ, जो रेस्टोरेंट जो तबके कर भी रहे हैं, कमाई कर भी रहे हैं, उनकी कमाई को भी हम ब्रेक लगाना चाहते हैं। लास्ट मिनट चल रहा है, मैं बात को वाइंड अप करूंगी। कोई मैसेज एनी डिमांड जो आके आप करना चाहें? बस यही है जी, दुआ है हमारी, तो दुआ है कि सैनिटी प्रिवेल करे और हम सबको इकट्ठा होके इस मुल्क के लिए काम करना है और उसमें अपना अपना पार्ट जो भी कर सकता है उसमें हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ फेयरनेस से डील किया चलिए सर, अल्लाह करे अल्लाह आपकी मुश्किल भी हल करे और आवाम को जो तफरी के मौके हैं उनमें मज़ीद भी मौके उनको मिल सकें, ताकि लोग फ्रस्ट्रेशन इतनी है, लोग डिप्रेस होते हैं, तो लोगों को आज आके यही 2-3 ज़राए होते हैं जिनसे वो एंटरटेन हो सकते हैं। नाज़रीन, हमें आज के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।